गोवा में सनसनी। 18 साल की एक लड़की 60 साल के होटल मालिक से गर्भवती हो गई। इस घटना ने सबको हैरान कर दिया। अंजलि का जन्म गोवा के कानाकोना जिले के एक छोटे से गांव के एक गरीब परिवार में हुआ था। जब वह चौथी कक्षा में थी तभी उसकी मां का देहांत हो गया। उसके पिता को लगभग 2 साल पहले लकवा मार गया और वे बिस्तर पर थे। 18 साल की होने से पहले ही उस लड़की के कमजोर कंधों पर घर का सारा बोझ आ गया था। जब उसके हमउम्र दोस्त कॉलेज में दाखिले के लिए फॉर्म भरने की तैयारी कर रहे थे तब अंजलि ने नौकरी खोजने के लिए अपनी पढ़ाई का सपना छोड़ दिया। उसे इसका कोई अफसोस या अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसके लिए हर दिन अपने पिता को जीवित देखना, मुस्कुराते हुए देखना और पेट भरने के लिए गर्म खाना मिलना ही बहुत बड़ी बात थी। अपनी बेटी पर तरस खाकर उसके पिता ने एक बार रोते हुए कहा था कि वह उनके लिए अपना भविष्य बर्बाद न करे, लेकिन अंजलि ने सिर्फ अपना सिर झुकाकर उनका हाथ कसकर पकड़ लिया। पिताजी, जब तक आप जिंदा हैं मेरे लिए रास्ते खुले हैं। जब आप ठीक हो जाएंगे तो मैं फिर से पढ़ाई शुरू कर सकती हूँ, इसमें कोई देर नहीं होगी। 1 महीने की खोजबीन के बाद उसकी चचेरी बहन पूजा ने उसे पणजी में समुद्र तट के पास एक 3 मंजिला होटल में हाउसकीपिंग स्टाफ के रूप में नौकरी दिलवाई। ये होटल बड़े होटलों की तरह आलीशान नहीं था, लेकिन साफ सुथरा और सभ्य था और यहाँ आने जाने वाले मेहमान भी अच्छे थे। मालिक श्री प्रकाश लगभग 58 वर्ष के एक व्यक्ति थे जो शायद ही कभी दिखाई देते थे। बस कभी कभी निरीक्षण के लिए आते और फिर चुपचाप चले जाते थे। अंजलि मेहनत से काम करती थी, गंदगी से नहीं डरती थी और कभी थकान की शिकायत नहीं करती थी। वह हमेशा हर किसी से विनम्रता से मुस्कुराती थी, किसी से होड़ नहीं करती थी और ना ही बहुत ज़्यादा बातें करती थी। एक बार एक मेहमान ने गलती से एक गिलास तोड़ दिया और इसका दोष एक कर्मचारी पर मढ़ दिया। होटल मैनेजर पूरी शिफ्ट पर जुर्माना लगाने वाला था, लेकिन अंजलि ने आगे बढ़कर गलती स्वीकार कर ली। हालांकि उस दिन उसकी शिफ्ट नहीं थी, लेकिन उसके इस काम ने कई लोगों को उसका प्रशंसक बना दिया। लेकिन होटल में कुछ लोग उससे जलने भी लगे। कई बार जब श्री प्रकाश वहाँ से गुजरते और उसे फर्श साफ करते या बिस्तर की चादरें बदलते देखते तो वे कुछ पल के लिए रुक जाते। शुरुआत में यह एक क्षणिक नज़र होती थी, फिर एक हिचकिचाती हुई नज़र जो थोड़ी देर तक टिकती थी, लेकिन उन्होंने कभी ज़्यादा कुछ नहीं पूछा। बस एक मूक स्वीकृति के रूप में धीरे से सिर हिला देते थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया और न ही किसी ने सोचा था कि ये आकस्मिक नज़रें ही एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थीं जो बाद में सनसनी बन जाएगा। एक 18 साल की लड़की, दुबली पतली मासूम जीने की इच्छा से भरी हुई, और एक लगभग 60 साल का अनुभवी अकेला शांत आदमी जो जीवन की हलचल के बीच रहता था। किसी ने नहीं सोचा था कि वे एक साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन जीवन किसी से पूछकर कुछ नहीं करता। जून की एक बरसाती रात में एक अप्रत्याशित घटना घटी जिसने दोनों की किस्मत को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया जिसकी उन्होंने खुद भी कल्पना नहीं की थी। उस सुबह गोवा पर हल्का कोहरा छाया हुआ था। अंजलि कानाकोना पणजी बस में सिकुड़ी बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना घिसा हुआ बैग था जिसमें कुछ जोड़ी कपड़े थे, एक पुरानी नोटबुक जिसमें 9वीं कक्षा से लिखी डायरी थी और लकवाग्रस्त होने से पहले उसके स्वस्थ पिता की एक तस्वीर थी। बस रुकी, वह नीचे उतरी और सुबह की धुंध में गोवा के नीले समुद्र की ओर देखा। लहरें किनारे से धीरे धीरे टकरा रही थीं। शहर विशाल और अपरिचित था, उसके गांव की लाल मिट्टी की सड़कों से बिल्कुल अलग। अंजलि के मन में उत्साह और घबराहट दोनों थे। एक लड़की जो कभी अपने छोटे से गांव से बाहर नहीं निकली थी, आज शहर के बीच अकेली थी। उसकी चचेरी
बहन पूजा उसे बस स्टॉप पर लेने आई। फैशनेबल कपड़े पहने, होठों पर चमकीली लाल लिपस्टिक लगाए और ऊंची एड़ी के जूते पहने जो फुटपाथ पर खटखट कर रहे थे। उसने उसे गले नहीं लगाया, बस उसका बैग लिया और कहा, चलो, जिस होटल में मैं काम करती हूँ वो पास में ही है, कल से काम शुरू करना है, घूमने का समय नहीं है। अंजलि ने धीरे से कहा, जी मुझे पता है। पूजा अपनी एक दोस्त के साथ रहती थी, इसलिए अंजलि को होटल के स्टाफ रूम में अस्थायी रूप से सोने की व्यवस्था की गई। भूतल पर गलियारे के अंत में एक छोटा कमरा, जिसमें बस एक लोहे का बिस्तर और एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखने की जगह थी। उसने शिकायत नहीं की, बस बार बार धन्यवाद दिया। यह उसके गांव के टपकते घर से कहीं ज्यादा आरामदायक था। काम के पहले दिन अंजलि को 6 कमरों की सफाई का काम सौंपा गया। तकिए और गद्दे बिखरे हुए थे, तौलिए जमीन पर फेंके हुए थे, गिलासों पर लिपस्टिक के दाग थे और पर्दों में सिगरेट के धुएं की गंध बसी हुई थी। उसे यह सब खत्म करने में लगभग 3 घंटे लग गए। उसकी पीठ में दर्द हो रहा था और पसीना बह रहा था। मैनेजर पास से गुजरा और मुंह बनाकर बोला, इतनी देर क्यों लगा दी? हर कमरे को 30 मिनट में साफ करना होता है और देर की तो तनख्वाह काट लूंगा। अंजलि ने सिर झुका लिया। जी माफ कीजिए, मैं कोशिश करूंगी। पूजा ने यह देखा तो बस चुपचाप मुंह बना लिया। ऐसा लगा जैसे वो नहीं चाहती थी कि दूसरे सोचें कि वे रिश्तेदार हैं। उसे अपने परिवार के किसी सदस्य का पक्ष लेने के आरोप से डर लगता था। रात में अपने कमरे में वापस आकर अंजलि घुटने मोड़कर बैठ गई और अपने पिता को फोन किया। दूसरी तरफ से वे खांस रहे थे। क्या तुम थक गई हो बेटी? क्या वहां के लोग तुमसे अच्छा व्यवहार करते हैं? अंजलि ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, जी सब बहुत अच्छे हैं पिताजी, कल मुझे जल्दी काम पर जाना है। आप समय पर दवा लेना याद रखना। फोन बंद करके उसने फोन अपनी छाती पर रख लिया। उसकी आंखें सादी छत को देख रही थीं। उसने खुद से कहा, पिता के लिए, भविष्य के लिए गांबा करना होगा अगले कुछ दिनों में। अंजलि काम से परिचित हो गई। उसने विभिन्न प्रकार की चादरों में अंतर करना सीखा, जल्दी से सफाई के लिए तिरछे झाड़ू लगाना सीखा और होटल की मांग के अनुसार तौलिए को हंस के आकार में मोड़ना सीखा। एक बार फर्श साफ करते समय उसने गलती से अपना सिर उठाया और गलियारे के अंत में खड़े एक आदमी की आंखों से आंखें मिलीं। उन्होंने सफेद शर्ट और ग्रे पैंट पहनी थी। हाथ में एक छोटी नोटबुक थी। उनका चेहरा दयालु था, लेकिन उनकी आंखें शांत थीं, जैसे उन्होंने जीवन के कई साल देखे हों। उसने जल्दी से सिर झुका लिया। नमस्ते अंकल। उस आदमी ने धीरे से सिर हिलाया और बिना कुछ कहे चला गया। बाद में पूजा ने धीरे से बताया, वह इस होटल के मालिक हैं। उनका नाम श्री प्रकाश है। वे बहुत कम दिखाई देते हैं, सावधान रहना कि उन पर ध्यान न जाए। अंजलि ने बस सिर हिलाया और आगे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं की। उसे नहीं पता था कि उस दिन की वह क्षणिक नज़र उसके जीवन में एक छिपी हुई लहर की शुरुआत थी। होटल में काम करने वाले कई लोगों की नज़र में श्री प्रकाश एक रहस्यमयी व्यक्ति थे। कोई नहीं जानता था कि उन्हें क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और न ही कोई उनके करीब आने या उत्सुक होने की हिम्मत करता था। वे आमतौर पर सुबह जल्दी या देर शाम को दिखाई देते थे। भूरे रंग की नोटबुक के साथ धीरे धीरे चलते थे, कम बोलते थे और लगभग कभी मुस्कुराते नहीं थे। कई कर्मचारी उन्हें बर्फ जैसे ठंडे। मालिक कहते थे क्योंकि कोई भी उन्हें नमस्ते कहता तो वे बस सिर हिला देते, शायद ही कभी जवाब देते। यहाँ तक कि कुछ लोग जो यहाँ 2 साल से काम कर रहे थे, उनसे भी उन्होंने कभी एक सवाल नहीं पूछा था। अंजलि ने भी ये बातें सुनी थीं, इसीलिए वह और भी दूरी बनाए रखने की कोशिश करती थी। जब भी श्री प्रकाश पास से गुजरते, वह विनम्रता से सिर झुकाती और अपना काम करती रहती।
वह ज्यादा देर तक ऊपर देखने की हिम्मत नहीं करती थी, न उत्सुक होती थी और न ही उन कुछ युवा महिला कर्मचारियों की तरह सक्रिय रूप से बातचीत शुरू करती थी जो पदोन्नति की उम्मीद में फ्लर्ट करना पसंद करती थी। लेकिन यह चुप्पी ही थी जिसने श्री प्रकाश का ध्यान आकर्षित किया। एक बार वे मेहमान के जाने के बाद एक कमरे का निरीक्षण करने गए, दूसरे तल के कोने का कमरा, जिसे अक्सर विदेशी मेहमान बुक करते थे। तकिए और चादरें सपाट थीं, गिलास साफ और चमकीले थे, तौलिए फूल के आकार में रखे गए थे और फर्श से दालचीनी की हल्की खुशबू आ रही थी। वे कुछ देर चुप खड़े रहे और फिर धीरे से मैनेजर से पूछा, ये कमरा किसने साफ किया? है जी, वह नई लड़की अंजलि ने, पूजा की चचेरी बहन है जो कानाकोना से आई है। श्री प्रकाश ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन से उन्होंने ध्यान देना शुरू कर दिया। वे अभी भी ठंडे दिखते थे, लेकिन ऐसा लगता था कि जब भी वे उस कमरे के पास से गुजरते जहां अंजलि काम कर रही होती, उनके कदम थोड़ी देर के लिए रुक जाते। एक दिन उन्होंने उसे बिस्तर के नीचे घुटने टेककर सफाई करते देखा। उसकी पीठ पसीने से भीगी हुई थी और बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। वे कुछ सेकंड के लिए रुके और फिर बिना किसी को पता चले मुड़ गए। एक सुबह वे पार्किंग एरिया से गुजर रहे थे तो उन्होंने उसे एक कोने में चुपचाप सूखी रोटी खाते देखा। उन्होंने उसे बुलाया, नहीं पूछा, बस एक नज़र डाली और थोड़ी देर बाद एक गर्म पोहे के डिब्बे के साथ वापस आए जिस पर एक हस्तलिखित नोट था, जल्दी काम करती हो तो पेट भरकर खाया करो। अंजलि ने पोहे का डिब्बा पकड़ा, उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने चारों ओर देखा लेकिन कोई नहीं था, बस डिब्बे के ढक्कन में एक कागज का टुकड़ा फंसा हुआ था। लिखावट गोल और दृढ़ थी, ठीक वैसी ही जैसी मालिक कमरे की जांच वाली नोटबुक में लिखते थे। उस दिन से हर सुबह पार्किंग एरिया में पोहे का एक डिब्बा रखा होता था, बिना नाम के, बिना किसी के दिए। लेकिन अंजलि जानती थी कि यह कौन है। उसने किसी को नहीं बताया, पूजा को भी नहीं। उसके दिल में श्री प्रकाश एक बूढ़े पिता की तरह थे जो चुपचाप उसकी देखभाल कर रहे थे, एक ऐसा बच्चा जिसे स्नेह की कमी थी। एक दिन भारी बारिश हुई, वह रेनकोट लाना भूल गई और पूरी तरह भीग गई। जैसे ही वह होटल पहुंची, कपड़े बदलने से पहले ही श्री प्रकाश ऑफिस से बाहर आए, उसे कांपते हुए देखा। उन्होंने सामान्य रूप से कुछ नहीं पूछा, बस सीधे चले गए और थोड़ी देर बाद किसी को एक मोटी जैकेट के साथ भेजा। साथ में एक छोटा सा संदेश था, गीले कपड़े बदल लो, ठंड लग जाएगी। श्री प्रकाश अभी भी मुस्कुराए नहीं, अभी भी ठंडे थे, अभी भी शब्दों के बजाय सिर हिलाते थे। लेकिन अंजलि समझने लगी थी, उस कठोरता के पीछे एक गर्म और अकेला दिल था, उतना ही अकेला जितना वह खुद थे। और अब दोनों के बीच अभी तक कोई ठीक से बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन ऐसा लगता था कि उनके बीच एक अदृश्य नाजुक शांत धागा बनने लगा था, जिसका नाम अभी तक किसी ने नहीं लिया था। लेकिन ये स्पष्ट रूप से कुछ बहुत खास था। उन सुबहों से जब पार्किंग के कोने में सुगंधित पोहे का डिब्बा रखा होता था, उस बारिश की रात की जैकेट तक अंजलि ने अपने दिल में एक हलचल महसूस करना शुरू कर दिया। यह किसी युवा लड़की का किसी किशोर लड़के के प्रति जल्दबाजी वाला आकर्षण नहीं था। श्री प्रकाश के लिए भावनाएं जो उससे 40 साल बड़े थे, एक अजीब सी गर्माहट थी जिसमें कृतज्ञता, सराहना और कुछ ऐसा था जिसका नाम नहीं लिया जा सकता था। वह अभी भी हर दिन की तरह मेहनत से काम करती थी, लेकिन उसकी आंखें उस परिचित सिलुएट का पीछा करने लगी थीं। हर बार जब श्री प्रकाश पास से गुजरते तो बस एक क्षणिक नजर, एक विनम्र अभिवादन होता था।
लेकिन उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उनकी आंखों में पहले से ज़्यादा कोमलता थी, और फिर छोटी छोटी बातें भी सामने आने लगीं। एक बार स्टाफ रूम का एयर कंडीशनर पूरी रात खराब रहा, जिससे बहुत गर्मी थी। अगली सुबह जब अंजलि ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे के ठीक सामने एक पुराना टेबल फैन रखा हुआ था। साथ में एक नोट था, अस्थायी रूप से इस्तेमाल करो, एसी के ठीक होने का इंतज़ार करो। किसी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन अंजलि लिखावट से परिचित थी। दूसरे दिन लगातार 2 बार इंस्टेंट नूडल्स खाने से उसके पेट में दर्द हो गया। शाम को जब वह अपने कमरे में सिकुड़ी हुई थी तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। यह किचन की एक महिला थी जो एक कटोरी गर्म खिचड़ी लेकर आई थी और कहा कि श्री प्रकाश ने उसे यह लाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि तुम इन दिनों पीली दिख रही हो। अंजलि चौंक गई। उसके हाथ कांप रहे थे जब उसने खिचड़ी का कटोरा लिया। पहली बार उन्होंने किसी और से उसका जिक्र किया था। ये अब कोई खामोश बात नहीं थी, बल्कि एक उद्देश्यपूर्ण नाम वाली चिंता थी। भले ही उनके मुंह से अभी तक कोई शब्द नहीं निकला था, उस दिन से उसके दिल में पहली कोमल भावनाएं पैदा होने लगीं। गोवा की समुद्री हवा की तरह हल्की, जो उसके कंधों से गुजरती थी, लेकिन एक युवा लड़की के दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। उस दिन से श्री प्रकाश ने भी उससे बचना बंद कर दिया। अभी भी वही धीमी चाल, वही शांत आंखें, लेकिन अगर वे उसे कमरा साफ करते हुए देखते तो वे रुककर एक सरल सवाल पूछते, आज थकी तो नहीं हो? या जब वे उसे भारी सामान उठाते देखते तो वे अपनी आस्तीनें चढ़ाने और मदद करने में संकोच नहीं करते, भले ही दूसरे कर्मचारियों की जिज्ञासु नजरें उन पर हों। अंजलि ने कुछ नहीं कहा, वह बस सिर झुकाकर धन्यवाद देती, लेकिन उसके दिल में एक शांत लहर की तरह कुछ धीरे धीरे धड़क रहा था, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे लेकिन अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा था। फिर भी वह और श्री प्रकाश दोनों जानते थे कि उनके बीच उम्र का फासला बहुत बड़ा था, और अगर लोगों को पता चला तो उनकी नज़रें भी सुखद नहीं होंगी। इसलिए सारी चिंता एक निश्चित स्तर पर रखी गई थी। एक बारिश के दिन को गर्म करने के लिए पर्याप्त, किसी को यह महसूस कराने के लिए कि उसे प्यार किया जाता है, लेकिन नैतिकता, प्रतिष्ठा और अफवाहों की रेखा को पार करने के लिए पर्याप्त नहीं। बाहर ऐसी युवा लड़कियां थीं जो श्री प्रकाश से फ्लर्ट करती थीं, क्योंकि वे अमीर थे, क्योंकि उनका पद था, लेकिन उसने कभी भी जानबूझकर उनके करीब जाने की कोशिश नहीं की। शायद यही वजह थी कि वे अपनी नज़रें उससे हटा नहीं पा रहे थे। वे नज़रें जिन्हें वे हमेशा छिपाने की कोशिश करते थे, लेकिन गलती से बहुत कोमल हो जाती थीं। उस रात गोवा में अचानक बारिश होने लगी। समुद्र की तेज हवाएं बरामदे की छतों को हिला रही थीं। बारिश का पानी गलियारों में तिरछा पड़ रहा था, जिससे रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हो रही थी। भूतल के गलियारे के अंत में स्टाफ रूम में अंजलि को हल्का बुखार था। उसका शरीर जल रहा था और उसके हाथ पैर लगातार कई रातों तक टूटी फूटी शिफ्टों में सफाई करने के कारण थके हुए थे। वह कंबल में सिकुड़ी हुई लेटी थी, सोने की कोशिश कर रही थी, लेकिन टिन की छत पर बारिश की आवाज़ उसके सिर में गूंज रही थी। देर रात होटल इतना शांत था कि डर लगातार करे रहा था। खिड़की के बाहर हवा की सीटी तूफान के बीच एक लंबी चीख की तरह लग रही थी। उसने अपना हाथ अपने गर्म माथे पर रखा। उसका गला सूखा था और पेट में भूख लग रही थी। उसने उठने की कोशिश की, पानी लेने के लिए बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसे चक्कर आ गया और वह ठंडे टाइल वाले फर्श पर गिर गई। उसका सिर लकड़ी की अलमारी के कोने से टकरा गया और एक छोटी सी खरोंच से खून बहने लगा। अंजलि वहां लेटी रही, न रोई न चिल्लाई, बस खामोशी में धीरे से पुकारा, पिताजी,
मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक उसी समय गलियारे से एक सिलुएट उभरा। ये श्री प्रकाश थे। उनकी आदत थी कि वे बारिश के बाद देर रात में होटल की जांच करते थे ताकि छत टपकने या किसी और समस्या से बचा जा सके। स्टाफ रूम का दरवाज़ा थोड़ा खुला देखकर उन्हें कुछ अजीब लगा और वे रुक गए और वे तब सन्न रह गए जब उन्होंने अंजलि को फर्श पर बेहोश पड़ा देखा। उसके बाल बिखरे हुए थे, कनपट्टी से खून बह रहा था और उसकी सांसें धीमी थीं। बिना सोचे समझे वे दौड़े और उसे अपनी कांपती हुई बाहों में उठा लिया। अंजलि, तुम्हें क्या हुआ? उसका शरीर जलते हुए कोयले की तरह गर्म था। वे उसे तुरंत तीसरी मंजिल पर अपने निजी कमरे में ले गए, जिसे वे पिछले 10 सालों से केवल देर रात काम करने पर सोने के लिए इस्तेमाल करते थे। उन्होंने उसे कंबल ओढ़ाया, उसके माथे पर ठंडी पट्टी रखी और बारिश और हवा में एक परिचित डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर उसे ड्रिप लगाई ताकि बुखार उतर जाए। श्री प्रकाश चुपचाप बिस्तर के पास बैठे रहे। उनकी आंखों में गहरी चिंता थी। उस पल में उनका दिल एक अजीब तरह से हिल गया। दया के कारण नहीं, बल्कि नुकसान के एहसास के कारण जो उनके दिल के चारों ओर घूम रहा था। ये लड़की बहुत कमज़ोर है। डॉक्टर ने कहा कि अगर उसकी ठीक से देखभाल नहीं की गई तो उसे निमोनिया हो सकता है। उस रात श्री प्रकाश ने उस कमरे को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। वे बिस्तर के पास बैठे रहे, कांच की खिड़की के बाहर बारिश की रिमझिम सुनते रहे, उस छोटी लड़की के माथे को पोंछते रहे। उनकी आंखें एक पिता की तरह दर्द से भरी थीं, लेकिन अब वे एक पिता की तरह नहीं लग रहे थे। सुबह अंजलि ने अपनी आंखें खोलीं। नज़ारा परिचित था। कमरा बड़ा था। तकिए से इत्र की हल्की खुशबू आ रही थी, जिससे वह हैरान थी। जब उसने अपना सिर घुमाया तो उसने श्री प्रकाश को पास में बैठे देखा। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। वह चौंक गई। मैं यहाँ कैसे? उन्होंने धीरे से जवाब दिया। उनकी आवाज़ गहरी थी। तुम अपने कमरे के दरवाजे के सामने बेहोश हो गई थी। किस्मत से मैं वहाँ से गुजर रहा था। अंजलि का चेहरा लाल हो गया। वह जल्दी से उठने की कोशिश की, लेकिन चक्कर आने से गिर पड़ी। उन्होंने उसे सहारा दिया। उनका बड़ा हाथ उसके छोटे कंधे को छू गया। खामोश गर्माहट ने उसके दिल की धड़कन को तेज कर दिया। उसने धीरे से कहा, मैंने आपको परेशान किया। श्री प्रकाश बस धीरे से मुस्कुराए, एक बहुत ही हल्की मुस्कान, लेकिन यह उसके दिल में कुछ ऐसा महसूस कराने के लिए काफ़ी थी जो पहली बारिश के बाद एक फूल की कली की तरह खिल गया हो। उस सुबह बारिश रुक गई, लेकिन उन दोनों के दिलों में एक और तूफान उठने लगा था। एक तूफान जिसका नाम भावनाएं थीं, जिससे अब कोई बच नहीं सकता था। उस घटनापूर्ण बारिश की रात के बाद अंजलि को ठीक होने के लिए 3 दिन की छुट्टी दी गई। श्री प्रकाश ने खुद छुट्टी के फॉर्म पर हस्ताक्षर किए, जबकि उन्होंने पहले कभी भी होटल के स्टाफिंग में हस्तक्षेप नहीं किया था। इस खबर ने कई लोगों को फुसफुसाने पर मजबूर कर दिया, लेकिन क्योंकि वे मालिक थे, किसी ने पूछने की हिम्मत नहीं की। दूसरे दिन अंजलि को अभी भी हल्का बुखार था, हालांकि वह बेहतर महसूस कर रही थी। वह बिस्तर पर चुपचाप लेटी रही, मेडिकल रूम की छत को देखती रही। उसका दिल उलझन में था। बचपन से लेकर अब तक किसी भी आदमी ने उसकी इतनी देखभाल नहीं की थी। इसलिए नहीं कि वे मालिक थे, बल्कि इसलिए कि वे पूरी रात उसके पास बैठे रहे। खुद पट्टी बदली, डॉक्टर को बुलाया और यहाँ तक कि खिचड़ी भी बनाई। उसके दिल में अब सिर्फ कृतज्ञता नहीं थी, बल्कि कुछ नरम गहरा था जो उसके दिल की गहराइयों में समा गया था। वह भावना जिसे 18 साल की लड़की, जिसे कभी प्यार नहीं हुआ था, पहली बार जानने लगी थी। उस दोपहर श्री प्रकाश उससे मिलने वापस आए। उनके हाथ में फलों की एक छोटी टोकरी, कुछ दूध के डिब्बे और एक पौष्टिक खिचड़ी का पैकेट था। उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, बस पूछा कि क्या वह बेहतर महसूस कर रही है।
अंजलि ने धीरे से सिर हिलाया। जी, मैं ठीक हूं, मैं कल से काम पर जा सकती हूं। उन्होंने उसे कुछ देर देखा और फिर धीरे धीरे कहा, कुछ दिन मेरे घर पर रहो। वह जगह शांत और ज्यादा हवादार है। यहाँ शोर है, आराम करना मुश्किल होगा। इस बात ने उसे सचमुच भ्रमित कर दिया। बचपन से लेकर अब तक उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक दिन किसी आदमी के निजी घर में कदम रखेगी, और वह भी एक ऐसे आदमी के जो उससे 40 साल बड़ा था। मुझे डर है कि यह ठीक नहीं होगा। श्री प्रकाश ने उसे देखा। उनकी आंखों में सच्ची चिंता के अलावा कोई और इरादा नहीं था। मैं तुम्हें बस एक छोटी भतीजी की तरह देखता हूं। अगर तुम्हें अजीब लग रहा है तो मैं पहली मंजिल पर एक अलग कमरे की व्यवस्था कर सकता हूं। दरवाज़ा हमेशा बंद रहेगा, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। मैं बस चाहता हूं कि तुम ठीक हो जाओ। उनकी आवाज़ गहरी और धीमी थी, लेकिन सुनने वाले को बहुत आश्वस्त करती थी। अंजलि ने उन्हें कुछ देर देखा और फिर सिर हिला दिया। उस दोपहर फिर से हल्की बारिश हो रही थी। श्री प्रकाश की पुरानी कार होटल के दरवाजे के सामने रुकी। उन्होंने एक पिता की तरह विनम्रता से उसके लिए कार का दरवाज़ा खोला। दोनों में से किसी ने ज़्यादा बात नहीं की। बस बारिश के वाइपर की धीमी आवाज़ और उनके द्वारा लाई गई गर्म चाय की खुशबू पूरी कार में फैली हुई थी। उनका घर समुद्र तट के किनारे था, होटल से लगभग 10 मिनट की ड्राइव पर। यह एक छोटा 2 मंजिला घर था जिसे पुराने अंदाज में डिज़ाइन किया गया था। लाल टाइल की छत, आंगन में पारंपरिक इंटेन और गेट पर लटकते हुए गुलाबी बोगनविलिया के फूल। अंजलि को भूतल पर एक छोटे से कमरे में ठहराया गया जिसमें सभी सुविधाएं थीं। बिस्तर और तकिए सुगंधित थे। एक स्टडी टेबल, एक बुक शेल्फ और एक खिड़की थी जो हरे भरे बगीचे की ओर खुलती थी। सब कुछ उनके व्यक्तित्व की तरह ही साफ सुथरा था। श्री प्रकाश उसके साथ एक ही मंजिल पर नहीं रहते थे। वे दूसरी मंजिल पर सोते थे। बस खाना दवा देने और कुछ निर्देश देने के लिए नीचे आते थे। उन्होंने कभी भी कोई सीमा पार नहीं की। अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बस बुला लेना। मैं बाजार से वापस आकर तुम्हारे लिए सब्जी का सूप बना दूंगा ताकि तुम बोर ना हो। अंजलि अपने कमरे में बैठी थी। उसका दिल उलझन में था। एक अजीब सी गर्माहट उसके दिल में समा रही थी। उसने कभी महसूस नहीं किया था कि सुरक्षा क्या होती है। अब गोवा की ठंडी बारिश के मौसम में श्री प्रकाश चुपचाप उसे सच्ची गर्माहट दे रहे थे। जल्दबाजी वाले प्यार की नहीं, बल्कि सुरक्षा, कोमलता और अर्थपूर्णता की। और उस दिन से उसके दिल ने प्रकाश नाम के एक आदमी को याद करना शुरू कर दिया। श्री प्रकाश के घर में 3 दिन बीत गए और अंजलि लगभग पूरी तरह से ठीक हो गई थी। उसके माथे पर लगी चोट भी हल्की हो गई थी और उसकी आवाज़ फिर से साफ हो गई थी। लेकिन उसके दिल में कुछ ऐसा था जो पहले जैसा नहीं था। सुरक्षा, राहत और एक अनाम गर्माहट का एहसास उसकी हर सांस में समा गया था। उसकी कहा गया था, उसके दिल में कुछ ऐसा था। उसकी कहा गया था। सुबह वह अपने कमरे से बाहर निकली और श्री प्रकाश को बरामदे के नीचे बैठे देखा। हाथ में चाय का कप। उनकी आंखें छोटे से बगीचे को देख रही थीं जिसमें सुगंधित जड़ी बूटियां और कुछ लाल टमाटर के पौधे लगे थे। अब तुम ठीक हो? उन्होंने पूछा। उनकी आंखें अभी भी दूर देख रही थीं। जी मैं ठीक हूँ, मैं होटल वापस जाकर काम कर सकती हूँ। उन्होंने धीरे से उसकी ओर मुड़कर कहा, कुछ दिन और रुक जाओ, तुम अभी भी कमज़ोर हो। होटल में लोग हैं जो संभाल लेंगे, जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंजलि ने धीरे से कहा, लेकिन यहाँ मुझे अजीब लगता है। वे एक दुर्लभ, सौम्य और सच्ची मुस्कान के साथ मुस्कुराए। मुझे अजीब नहीं लगता। तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है? उस दोपहर जीवन में पहली बार अंजलि ने श्री प्रकाश के साथ उस साधारण घर की छत के नीचे खाना खाया। खाने में 3 चीज़ें थीं, मांस के साथ कद्दू का सूप,
प्याज का आमलेट और उबली हुई सब्जी। खाना फैंसी नहीं था, लेकिन जिस तरह से उन्होंने उसके लिए सूप निकाला, सब्जी का एक एक टुकड़ा उठाकर उसकी कटोरी में रखा, उससे उसका दिल कांप गया। खाओ, मैं दिखने में ऐसा हूँ, लेकिन मैं बहुत कुछ बना सकता हूँ। अकेले रहते रहते आदत हो गई है। अंजलि शर्माकर मुस्कुराई। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी। क्या आज तक कोई आदमी उसके सामने एक गर्मजोशी भरे भोजन पर बैठा था? कभी नहीं। मां के मरने के बाद, पिता के बिस्तर पर पड़ने के बाद वह अकेले आंसुओं के साथ खाना खाने की आदी हो गई थी। हर रात श्री प्रकाश खुद खाना बनाते थे। खाने के बाद वे बर्तन धोते और वह मेज साफ करती और झाड़ू लगाती। दोनों ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन उनके बीच का माहौल हमेशा शांति से भरा होता था। ऐसी साधारण चीजों ने ही 18 साल की लड़की के दिल को पहली बार धड़काया था। एक रात जब तेज बारिश हो रही थी, अचानक बिजली चली गई। अंजलि किताब पढ़ रही थी और बिजली कड़कने की आवाज से चौंक गई। श्री प्रकाश ऊपर से 2 मोमबत्तियां लेकर नीचे आए। क्या तुम बिजली कड़कने से डरती हो? जी, बचपन से ही मुझे डर लगता है। जब भी मैं सुनती हूं, मेरा दिल जोर से धड़कता है। उन्होंने मोमबत्ती मेज पर रखी और पास में बैठ गए। कोई बात नहीं, मैं यहां हूं। वह साधारण सा वाक्य, लेकिन धुंधली मोमबत्ती की रोशनी में उसके दिल को क्यों इतना कंपा गया। उसने चुपके से उन्हें देखा। उनका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उनके बालों में सफेदी थी। उनकी आंखें शांत थीं, लेकिन बहुत अकेली भी। बिजली गुल होने की बारिश की रात में 2 लोग, एक बूढ़ा और एक जवान, मोमबत्ती की रोशनी में चुपचाप बैठे थे, लेकिन उनके दिलों में लहरों की तरह बहुत कुछ उमड़ रहा था। उस दिन से भोजन अब केवल भोजन नहीं रह गया था। यह एक अदृश्य धागा बन गया था जो 2 दिलों को जोड़ता था। अंजलि रात के खाने के लिए उनके वापस आने का इंतजार करने लगी और श्री प्रकाश हमेशा उसकी पसंदीदा एक अतिरिक्त चीज बनाते थे। भले ही उसने कभी मुंह से नहीं कहा, अनाम चिंताएं, अनाम भावनाएं, लेकिन वे हर दिन, हर भोजन, हर खामोश नजर के साथ बढ़ते गए। उस रात आसमान साफ था। बारिश की कोई आवाज नहीं थी, बस बगीचे में कीड़ों की भिनभिनाहट थी, जो छोटे से घर में धीमी सांसों की आवाज के साथ मिली हुई थी। अंजलि करवटें बदलती रही, लेकिन सो नहीं पाई। हालांकि उसका शरीर पूरी तरह से ठीक हो गया था, लेकिन उसके दिल में कुछ ऐसा था जिससे उसका दिल हर धड़कन के साथ जोर जोर से धड़क रहा था। पता नहीं कब से श्री प्रकाश की नजरें उसे इतना शर्मा देती थीं। बस थोड़ी देर और देखने पर उसका दिल बेचैन हो जाता। बस ये पूछने पर कि क्या खाना अच्छा था, उसका गला रूंध जाता। एक एहसास जो पिता पुत्री के प्यार जैसा नहीं था, सम्मान जैसा नहीं था, बल्कि एक नई कोमल धीमी भावना थी जो उसे खुश और डरा दोनों रही थी। रात के लगभग अंजलि को प्यास लगी। वह धीरे धीरे लिविंग रूम में गई पानी लेने के लिए। किचन में जाने ही वाली थी कि उसने अचानक देखा कि लिविंग रूम की लाइट अभी भी जल रही है। श्री प्रकाश वहां अकेले बैठे थे। पीली रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। वे शांत और विचार मग्न थे। तुम अभी तक सोई नहीं? अंजलि रुक गई, धीरे से बोली, जी मुझे प्यास लगी थी। उन्होंने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। अंजलि आगे बढ़ने ही वाली थी कि उन्होंने अचानक कहा, अंजलि, क्या तुम थोड़ी देर यहां बैठ सकती हो? वह कुछ सेकंड के लिए हिचकिचाई और फिर धीरे धीरे आगे बढ़कर सामने की कुर्सी पर बैठ गई। माहौल इतना शांत हो गया कि सांस लेना मुश्किल हो गया। थोड़ी देर बाद श्री प्रकाश ने कहा, मैंने सोचा था कि मेरे जीवन का बाकी हिस्सा अकेले ही बीतेगा। सुबह होटल की चिंता, शाम को घर आकर चाय पीना, किताबें पढ़ना और फिर सो जाना।
उन्होंने अपनी आंखें उठाकर उसे देखा, लेकिन जिस दिन से तुम यहाँ हो सब कुछ बदल गया है। अंजलि ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसने सीधे उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसके कान जैसे तन गए थे। उनके हर शब्द उसके दिल में छप रहे थे। मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में अच्छा नहीं हूं और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता जिससे तुम्हें असहज महसूस हो, लेकिन मैं अपने दिल की बात को और नहीं छिपाना चाहता। श्री प्रकाश कुछ देर रुके। उनकी आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। मैं तुम्हें पसंद करता हूं, एक मालिक की कर्मचारी से कहीं ज़्यादा, दो अजनबियों के बीच की चिंता से भी ज़्यादा। लेकिन मैं समझता हूं कि तुम अभी जवान हो, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे सामने है और मैं 60 साल का हो चुका हूं। अंजलि चुप रही, भ्रम के कारण नहीं बल्कि भावनाओं के कारण उसकी आंखों में बिना किसी कारण के आंसू आ गए। श्री प्रकाश ने धीरे से उसकी ओर देखा। अगर किसी दिन तुम्हें कोई ज्यादा उपयुक्त व्यक्ति मिल जाए तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तुम्हें डर नहीं लगता तो मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, तुम्हारी देखभाल करना चाहता हूं, जैसे मैंने पिछले कुछ दिनों में की है, लेकिन एक स्पष्ट रिश्ते के साथ। यह प्रस्ताव हवा की तरह हल्का था, लेकिन यह सीधे 18 साल की लड़की के दिल में उतर गया। एक ऐसा दिल जो जीवन की पहली भावनाओं के कई रंगों से उलझा हुआ था। अंजलि का गला रुध गया श्री प्रकाश में। वे मुस्कुराए और अपना हाथ आगे बढ़ाया। तुम्हें तुरंत जवाब देने की जरूरत नहीं है, बस ये जान लो कि मैं ईमानदार हूं और मुझे कोई जल्दी नहीं है। मैं इंतजार कर सकता हूं। उस रात अंजलि अपने कमरे में वापस आई। उसने अपना हाथ अपनी छाती पर रखा। उसका दिल किसी भी क्रम के बिना जोर से धड़क रहा था। उनके शब्द अभी भी उसके कानों में गूंज रहे थे। मैं ईमानदार हूं। जीवन में पहली बार उसे किसी चंचल युवा लड़के से नहीं बल्कि एक परिपक्व, शांत, इतने गर्मजोशी वाले आदमी से प्रस्ताव मिला था कि वह अपना पूरा जीवन शांति से बिता सकती थी। श्री प्रकाश के ईमानदार प्रस्ताव के बाद अंजलि का दिल उलझन में था। वह पहले की तरह शांति से सो नहीं पाती थी। उसका मन हमेशा उनकी आंखों, उनकी गहरी गर्मजोशी भरी आवाज़ और उन शब्दों में घूमता रहता था जो भावनाओं के कारण उसके दिल को जकड़ लेते थे। मैं ईमानदार हूं, ये 3 शब्द जो हवा की तरह हल्के लगते थे, छोटी लड़की के दिल पर पूरे आसमान की तरह भारी थे। अगले कुछ दिनों तक अंजलि बहुत कम बोलती थी। हालांकि श्री प्रकाश सामान्य व्यवहार करते रहे, अभी भी खाना बनाते, अभी भी उसकी पसंदीदा खिचड़ी रखते और अभी भी कभी कभी पूछते कि क्या वह ठीक है, लेकिन वे दोनों चुपचाप समझते थे कि उनके बीच का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। यह अब मालिक और कर्मचारी का रिश्ता नहीं था, न ही केवल एक बड़े का एक कमजोर के प्रति संरक्षण था, बल्कि कुछ ऐसा था जो अंकुरित हो रहा था, लेकिन जिसका नाम लेने की हिम्मत नहीं थी। उस दोपहर अंजलि ने श्री प्रकाश से बाहर जाने की अनुमति मांगी। वह समुद्र तट के पास एक पार्क में गई, जहां एक परिचित पत्थर की बेंच थी, जहां वह बचपन में अपनी मां के साथ आइसक्रीम खाती थी। अब वह अकेली थी, ऐसी उलझनों के साथ जिन्हें कोई नहीं समझ सकता था। अंजलि ने शांत आकाश की ओर देखा। सोच रही थी कि क्या कोई इस समय उसकी भावनाओं को समझ सकता है। एक तरफ श्री प्रकाश थे, एक अनुभवी दयालु आदमी जो चुपचाप उसे प्यार और सुरक्षा का एहसास कराते थे। दूसरी तरफ समाज की गपशप, लोगों की नजरें थीं। अगर उन्हें इस बारे में पता चला तो वे कहेंगे कि वह पैसे की लालची है या एक बेशर्म लड़की है, उसे गलत समझे। जाने का डर था कि वह खुद नहीं जानती कि वह क्या महसूस कर रही है। लेकिन अगर कोई भावना नहीं होती तो हर बार उन्हें देखकर उसका दिल क्यों कांपता। उस शाम जब वह लौटी तो श्री प्रकाश अभी भी खाना बना रहे थे।
वह किचन में गई और धीरे से कहा, मैं आपकी मदद करती हूँ। उन्होंने मुड़कर मुस्कुराया, तुम मेज पर जाकर बैठो, बस होने ही वाला है। उसने उन्हें बहुत देर तक देखा और फिर सिर झुका लिया। श्री प्रकाश, मैं अभी भी नहीं जानती कि आपको क्या जवाब दूं। उन्होंने अपना काम रोक दिया लेकिन मुड़े नहीं। उनकी आवाज़ अभी भी गहरी और स्थिर थी। मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं बस चाहता हूं कि तुम ध्यान से सोचो। भावनाओं को मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो बस यह मान लो कि वह बातचीत कभी हुई ही नहीं। अंजलि ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। लेकिन अगर मैं भी आपके जैसा ही महसूस करती हूं तो श्री प्रकाश रुक गए और फिर मुड़े। उनकी आंखें शांत समुद्र की तरह कोमल थीं। तो मैं तुम्हारे कहने का इंतजार करूंगा जब भी तुम तैयार हो। अंजलि ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन उस रात उसने खुद एक केतली चाय बनाई, उसे मेज पर रखा और फिर चुपचाप उनके लिए एक कप में डालने के बाद अपने कमरे में चली गई। ये उसका जवाब देने का तरीका था, हिचकिचाहट भरा, शर्मीला, लेकिन स्पष्ट रूप से उसने मना नहीं किया था। उसे बस थोड़ा और समय चाहिए था, यह विश्वास करने के लिए कि ऐसा प्यार मौजूद हो सकता है और इसके लिए लड़ने लायक है। सब कुछ शायद शांत रहता अगर उस सुबह ऐसा ना होता। अंजलि काम पर होटल वापस आ गई थी। वह पूरी तरह से ठीक हो गई थी। उसका मन हल्का था और वह थोड़ी और तरोताज़ा भी लग रही थी। श्री प्रकाश के घर पर लगभग 10 दिन रहने के बाद ऐसा लगा जैसे वह एक अलग दुनिया से बाहर आई है, जहां वह अब जीवन के बीच एक असहाय छोटी लड़की नहीं थी। लेकिन जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी वह ये था कि चीज़ें अब पहले जैसी नहीं थीं। जैसे ही उसने प्रशासनिक क्षेत्र में कदम रखा, पहली नज़र जो उसे पुरानी रिसेप्शनिस्ट हुई से मिली वह परिचित नज़र नहीं थी, बल्कि एक तेज नज़र और फिर मुंह बनाकर मुड़ जाना था। थोड़ी देर बाद स्टाफ के आराम कक्ष में जब अंजलि अपनी वर्दी बदलने के लिए अंदर गई तो पंखे की आवाज़ में मिली धीमी आवाज़ें उसके कानों तक पहुंच गईं। 10 दिन काम पर नहीं आई और फिर भी नौकरी बची हुई है और सबसे हल्की शिफ्ट में अतिरिक्त काम भी मिल गया। छोटी है लेकिन किसी बड़े का हाथ है, ये कौन नहीं जानता। अंजलि रुक गई, उसका गला रुध गया। किसी ने नाम नहीं लिया लेकिन वह जानती थी कि वे किसके बारे में बात कर रहे हैं और कहानी का केंद्र कौन है। श्री प्रकाश की कोमलता, उसके लिए होटल में लाए गए खाने के डिब्बे, वो मौन पक्षपात जो उन्होंने धीरे धीरे दिखाया था, लोगों के ध्यान में आने लगा था। जिन चीज़ों को वह कभी खामोश चिंता मानती थी वे अब गपशप का विषय बन गई थीं। उस दोपहर जब श्री प्रकाश फर्श का निरीक्षण करने आए, जैसे ही वे लिफ्ट से बाहर निकले 2 युवा कर्मचारी तुरंत चुप हो गए। एक ने सिर झुकाकर नमस्ते किया, दूसरे ने अपने फ़ोन पर टैप करने का नाटक किया, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उनकी ओर थीं। उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन वे समझ गए। शाम को उन्होंने अंजलि को तकनीकी बैठक कक्ष में बुलाया जहां कम लोग आते जाते थे। क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है? उन्होंने पूछा। उनकी आंखें गंभीर थीं। अंजलि ने धीरे से अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, मुझे इसकी आदत है। उन्होंने उसे कुछ देर देखा और फिर धीरे से कहा, मुझे खेद है कि मेरी चिंता के कारण लोगों ने तुम पर ध्यान दिया। अंजलि धीरे से मुस्कुराई, उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि आप रुकें। श्री प्रकाश चौंक गए। ये कोई प्रेम स्वीकारोक्ति नहीं थी, लेकिन इसने उनके दिल में कुछ चुभन पैदा की, जो दर्दनाक, गर्म और कोमल दोनों थी। उन्होंने धीरे से उसका हाथ दबाया। मैं इस मामले को संभाल लूंगा, तुम्हें और एक भी शब्द सुनने की जरूरत नहीं होगी। उस रात उन्होंने प्रबंधन के साथ एक बैठक बुलाई, बिना ऊंची आवाज के, बिना पूछताछ के, लेकिन यह स्पष्ट था कि अब से जो कोई भी निराधार अफवाहें फैलाएगा जिससे कर्मचारियों पर असर पड़ेगा,
उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। हम सेवा उद्योग में हैं, हमारे शब्दों में द्वेष नहीं होना चाहिए। छोटी सी चेतावनी ने पूरे होटल को शांत करने के लिए काफ़ी थी। लेकिन भले ही वे बाहर से चुप थे, लोगों के दिलों में अभी भी संदेह भरे हुए थे। जितना ज़्यादा मना किया गया, उतना ही उन्हें विश्वास हो गया कि मालिक और 18 साल की लड़की के बीच कुछ गड़बड़ है। अंजलि को चिंता होने लगी, नौकरी खोने के डर से नहीं, बल्कि इस बात से कि यह अनाम रिश्ता लोगों की जुबान से विकृत हो जाएगा। लेकिन वह ये नहीं जानती थी कि तूफान अभी शुरू ही हुआ था। चेतावनी बैठक के बाद होटल का माहौल कुछ शांत हो गया। किसी ने भी खुले तौर पर चर्चा करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन ईर्ष्या गायब नहीं हुई। ये बस चुपचाप बदल गई। धीरे धीरे हर नज़र, हर क्रिया, हर आधे सच्चे आधे मजाक वाले शब्द में घुस गई। अंजलि ने इसे स्पष्ट रूप से महसूस किया। जब वह स्टाफ रूम में जाती तो कोई जो बोल रहा होता अचानक चुप हो जाता। औपचारिक मुस्कानें अब अर्थपूर्ण नज़रों से बदल गई थीं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने जानबूझकर शिफ्ट शेड्यूल में गड़बड़ी की और काम उस पर डाल दिया। लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने धैर्य चुना, बस चुपचाप अपना काम अच्छी तरह से किया। 1 मिनट भी देर नहीं, एक भी विवरण गलत नहीं, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह कमज़ोर पड़ी तो उनके पास उसे कुचलने का और भी बहाना होगा। लेकिन जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी वह यह था कि कोई केवल नज़रों या अफवाहों पर नहीं रुकेगा। उन्होंने कार्रवाई करना शुरू कर दिया। एक शाम रात की शिफ्ट के रिसेप्शनिस्ट ने मैनेजर को सूचना दी। एक मेहमान ने कमरा 305 में अपनी घड़ी खोने की शिकायत की। यह वही कमरा था जिसे अंजलि ने उस सुबह की शिफ्ट में साफ किया था। तुरंत प्रबंधन ने कैमरे और संबंधित कर्मचारियों के व्यक्तिगत सामान की जांच करने का अनुरोध किया। अंजलि को पूछताछ के लिए बुलाया गया। वह चौंक गई और भ्रमित हो गई। मैंने बस प्रक्रिया के अनुसार कमरा साफ किया। मैंने मेहमान के सामान को छुआ तक नहीं। एक महिला कर्मचारी ने लापरवाही से एक टिप्पणी की, अगर छुआ नहीं तो मेहमान का सामान कैसे खो गया? उस कमरे में तुम्हारे अलावा और कौन गया था? कुछ अन्य लोगों ने भी खेद व्यक्त करना शुरू कर दिया। शायद तुमसे गलती हो गई, लेकिन उनका लहजा ऐसा था जैसे वह अपराधी हो। अंजलि का गला रुंध गया, उसके हाथ कस गए। उसने कभी किसी की कोई चीज नहीं ली थी, एक नोटपैड भी नहीं। लेकिन अब उस पर सिर्फ इसलिए शक किया जा रहा था क्योंकि मालिक उसकी परवाह करते थे। यह खबर श्री प्रकाश तक बहुत जल्दी पहुंची। उन्होंने तुरंत कार्ड से कमरे तक पहुंच के सभी रिकॉर्ड गलियारे के कैमरों की जांच करने का अनुरोध किया और अस्पष्ट आंतरिक कार्यवाही से बचने के लिए स्थानीय पुलिस को सूचित किया। उस रात वे अंजलि को स्टाफ के आराम कक्ष में खोजने गए। वह एक कुर्सी पर सिकुड़ी हुई बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, रो नहीं रही थीं, लेकिन स्पष्ट रूप से बहुत अपमानित महसूस कर रही थी। मुझे पता है कि तुमने ये नहीं किया, मुझे तुम पर विश्वास है। अंजलि ने ऊपर देखा, उसके होंठ कसकर बंद थे, लेकिन वे विश्वास नहीं करते। वे बस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं ताकि मुझे बाहर निकाल सकें। मुझे पता है। श्री प्रकाश ने उसे देखा, उनकी आंखों में गहरा दर्द था। वे आगे बढ़े और अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। तुम अकेली नहीं हो, मैं इसकी पूरी जांच करूंगा। अगर किसी ने जानबूझकर जाल बिछाया है तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बस उस एक वाक्य पर अंजलि रो पड़ी। इतने दिनों का दबा हुआ दर्द आखिरकार फूट पड़ा। अगली सुबह पुलिस के नतीजों ने पूरे होटल को सन्न कर दिया। तीसरी मंजिल के गलियारे के कैमरे में रात की शिफ्ट की रिसेप्शनिस्ट की तस्वीरें थीं, वही जिसने सबसे पहले सामान खोने की सूचना दी थी। रात 10:40 बजे कमरा 305 का दरवाज़ा खोलते हुए, जब मेहमान बाहर थे और कमरा ठीक से
बंद नहीं था। तलाशी के बाद उसके बैग में चोरी हुई घड़ी भी मिली। उसने अपना सिर झुका लिया और एक शब्द भी नहीं बोल सकी। लोगों ने कहा कि अंजलि से ईर्ष्या के कारण, जो युवा थी और मालिक का ध्यान आकर्षित करती थी, उसने जानबूझकर उस पर आरोप लगाने और उसे बदनामी के कारण नौकरी छोड़ने पर मजबूर करने के लिए यह कहानी गढ़ी थी। जब सच्चाई सामने आई तो पूरा होटल अचानक चुप हो गया। वे नजरें, वे फुसफुसाहटें अचानक गायब हो गईं। लेकिन अंजलि के लिए वह घाव अभी भी उसके दिल में था। बस एक बात अलग थी। इस बार उसे डर नहीं था, क्योंकि उसके साथ एक ऐसा व्यक्ति था जो हमेशा उस पर विश्वास करता था और हर तूफान के सामने उसकी रक्षा के लिए खड़ा होने को तैयार था। झूठे आरोप की घटना के बाद श्री प्रकाश ने अंजलि को आराम करने के लिए 3 दिन की छुट्टी दी। हालांकि उसका सम्मान बहाल हो गया था, लेकिन उसका दिल अभी भी भारी था। शक किए जाने का दर्द, लोगों की निंदात्मक नजरें और अनजाने में कहे गए शब्द जो तेज चाकू की तरह थे, अभी भी उसकी उदास आंखों में कहीं ना कहीं अटके हुए थे। छुट्टी के पहले दिन अंजलि अपने गांव नहीं गई। वह समुद्र तट के किनारे उस छोटे से घर में ही रही, जो अब अजनबी नहीं था, बल्कि एक असली घर जैसा था। श्री प्रकाश ने अभी भी दूरी बनाए रखी, अभी भी पहले की तरह खाना बनाते, अभी भी पूछते रहते, लेकिन उन्होंने उस दिन की भावनाओं के बारे में बिल्कुल भी बात नहीं की। वे समझते थे उसे समय चाहिए था और वे इंतजार करने के लिए पर्याप्त धैर्यवान थे। उस दोपहर सूरज नरम था। अंजलि आंगन में एक पत्थर की बेंच पर बैठी थी, हाथ में एक पुरानी किताब। हल्की पीली धूप उसके कंधों पर पड़ रही थी, जिससे उसका चेहरा और भी नाजुक लग रहा था। श्री प्रकाश घर के अंदर से बाहर आए। हाथ में नींबू पानी का गिलास, थोड़ा पी लो, ठंडक मिलेगी, मैंने अभी बनाया है। अंजलि ने गिलास लिया और धीरे से कहा, धन्यवाद। दोनों चुप थे। बोगनविलिया पर झींगुरों की आवाज शुरू हो गई थी। दूर से पड़ोस में बच्चों के हंसने की आवाज आ रही थी। एक अजीब तरह का शांत दृश्य, हाल के तूफानों से बिल्कुल अलग। थोड़ी देर बाद अंजलि ने धीरे से कहा, श्री प्रकाश, उस दिन आपने कहा था कि आप नहीं चाहते कि मुझे और चोट पहुंचे, है ना? उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, क्योंकि तुमने पहले ही बहुत कुछ सहा है। मैं नहीं चाहता कि एक अच्छे इंसान को बुरी चीजों से नीचे धकेला जाए। अंजलि ने कई दिनों तक नजरें चुराने के बाद पहली बार सीधे उनकी आंखों में देखा। उसकी आवाज़ धीमी, कोमल, लेकिन दृढ़ संकल्प से भरी थी। तो अगर मैं आपको चुनूं, तो क्या यह ठीक रहेगा? वे चौंक गए। यह वाक्य एक ठंडी हवा के झोंके की तरह था, जिसने उनके दिल में इतने लंबे समय से दबे संदेहों और हिचकिचाहटों को उड़ा दिया। क्या तुम पक्की हो? अंजलि ने सिर हिलाया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन उसके होंठ अभी भी मुस्कुरा रहे थे। मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि किसी ने भी मुझे आपके जैसा खुद होने का एहसास नहीं कराया। मुझे डर नहीं लगता अगर मेरा हाथ थामने वाले आप हैं। श्री प्रकाश ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने धीरे धीरे एक सम्मानपूर्वक अपना हाथ आगे बढ़ाया। वह हाथ सालों से खुरदरा और कठोर था, लेकिन यह एक युवा लड़के के पहले अनुभव की तरह कांप रहा था। अंजलि ने अपना हाथ उस पर रखा। पहली बार उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामा। एक खामोश, जल्दबाजी रहित, तीव्र नहीं, बल्कि गर्म और दृढ़ पकड़। अंजलि ने अपना चेहरा उनके कंधे पर टिका दिया और हवा की तरह फुसफुसाया, मेरा हाथ मत छोड़ना। उन्होंने धीरे से उसका हाथ दबाया। उनकी आवाज़ गहरी थी, मैं कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम पकड़ना चाहती हो। उस दोपहर आसमान साफ था, लेकिन दोनों के दिलों में एक
अजीब सी हवा चली जिसने सारी हिचकिचाहट चिंताओं को उड़ा दिया और एक कोमल सच्ची भावना छोड़ दी जिसे प्यार के दो शब्दों से पुकारा जाने लगा। हाथ थामने के बाद अंजलि और श्री प्रकाश ने कुछ भी सार्वजनिक नहीं किया। वे अभी भी अपनी पुरानी शांत धीमी जीवन शैली बनाए हुए थे। बस इतना ही अंतर था कि अब उनकी आंखों में विश्वास और समझ थी, लेकिन जो चीज दुनिया की नजरों से छिपाई जा सकती है उसे प्रियजनों के दिलों में आए बदलाव से छिपाना मुश्किल होता है। और जिसके लिए अंजलि तैयार नहीं थी वह आखिरकार आ ही गया। शनिवार की दोपहर उसने अपने पिता से मिलने गांव जाने के लिए बस पकड़ी। मां के मरने के बाद उसके पिता श्री शंकर लकवाग्रस्त हो गए थे और आधे शरीर से बिस्तर पर थे। कठिनाइयों के बावजूद वे अभी भी अंजलि के जीवन में अंतिम आध्यात्मिक सहारा थे। जैसे ही उसने घर में कदम रखा उसने अपनी दूर की चाची टीना को अपने पिता के बिस्तर के पास बैठी हुई और तीखी आवाज में बात करते हुए देखा। मैं सच कह रही हूं, आपकी बेटी इतनी जवान और सुंदर है। अगर वह उस प्रकाश नाम के आदमी के साथ उलझ गई तो यह जीवन की बर्बादी होगी। अंजलि सन्न रह गई। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती टीना ने मुंह बनाकर कहा, खबर पूरे गांव में फैल गई है। हर कोई कह रहा है कि उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और 10 दिनों तक उसके घर पर रही। मैंने यह भी सुना है कि वह उससे शादी करने वाला है। हे भगवान, 18 साल की लड़की 60 साल के आदमी से शादी कर रही है। लोग इसे प्यार नहीं कहते बेटा। अंजलि ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया। उसने अपने पिता को देखा। श्री शंकर उठने की कोशिश कर रहे थे। उनका चेहरा लाल था, उनके हाथ कांप रहे थे। क्या यह सच है बेटी? उसने अपना सिर झुका लिया। उसका गला रुध गया। पिताजी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे पता है कि श्री प्रकाश बड़े हैं, लेकिन वे दयालु ईमानदार हैं और मैं वास्तव में उनसे प्यार करती हूँ। प्यार? श्री शंकर चिल्लाए। उनकी आवाज कमजोरी के कारण कर्कश थी। तुम इसे प्यार कहती हो? किसी ने तुम्हें खाना दिया। तुम किसी भी तरह से आभारी हो सकती हो, लेकिन तुम्हें अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए। मैं अभी भी यहाँ जिंदा हूँ और तुमने अपनी इज्जत बेचकर रहने की जगह खरीदी है। अंजलि रो पड़ी। ऐसा नहीं है। मुझे पैसे या प्रसिद्धि का लालच नहीं है। मैं बस उस व्यक्ति के साथ रहना चाहती हूँ जिस पर मैं विश्वास करती हूँ। मैं बहुत थक गई हूँ पिताजी। श्री शंकर ने बिस्तर पर अपना हाथ मारा, गरजते हुए कहा, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। अगर तुम उस आदमी के साथ रही तो मुझे अपना बाप मत कहना। अंजलि चुप हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस पिता ने उसे सबसे ज्यादा प्यार किया वह ऐसे शब्द कह सकता है। लेकिन वह यह भी समझती थी उन्हें चोट लगी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि उनकी बेटी को धोखा दिया गया है। वे नहीं समझते थे और न ही समझ सकते थे कि उसने क्या सहा है। वह चुपचाप घर से बाहर निकल गई। टीना ने एक और टिप्पणी करना नहीं भूला, अगर तुम सच में उस आदमी से शादी करती हो तो इस घर में वापस आने की उम्मीद मत करना। ये गांव तुम्हें जीवन भर नीचा दिखाएगा। बेटा। शहर वापस जाने वाली बस में अंजलि खिड़की से टिक गई। उसके आंसू चुपचाप बह रहे थे। हवा उसके बिखरे बालों से गुजर रही थी। उसे नहीं पता था कि वह आगे कैसे बढ़ेगी जब उसके अपने ही परिवार ने उसके चुने हुए प्यार से मुंह मोड़ लिया था। लेकिन वह जानती थी कि वह वापस नहीं जाएगी। नफरत के कारण नहीं, बल्कि क्योंकि उसे विश्वास था प्यार अगर यह काफी गहरा है तो यह प्रियजनों के दिलों के तूफानों को भी पार कर जाएगा। उस रात जब अंजलि घर पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। गोवा शहर अजीब तरह से शांत था। बस लहरों की धीमी आवाज़ थी, जैसे वे उस छोटी लड़की के भारी कदमों को गले लगा रही हों। जैसे ही उसने गेट खोला, लिविंग रूम की लाइट जल रही थी। श्री प्रकाश वहां बैठे थे।
अभी भी उसी परिचित शांत मुद्रा में मेज पर चाय के 2 कप थे जिनसे भाप निकल रही थी, और एक ताज़ी बनी केतली। उसे देखकर उन्होंने बस धीरे से पूछा, आ गई, कुछ खाया? अंजलि ने जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे घर में दाखिल हुई। उसकी आंखें सूखे आंसुओं से लाल थीं। फिर अचानक वह उनकी गोद में एक खोए हुए बच्चे की तरह गिर गई। उन्हें कसकर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। श्री प्रकाश ने और कुछ नहीं पूछा, न ही कोई सांत्वना का शब्द कहा। वे बस चुपचाप उसे कसकर गले लगाए रहे। उनका हाथ धीरे धीरे उसकी पीठ सहला रहा था, जैसे कि यह कहने के लिए, मैं यहाँ हूँ, मैं हमेशा यहाँ हूँ। थोड़ी देर बाद अंजलि ने धीरे से कहा, मेरे पिता ने मुझे छोड़ दिया सर। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। मुझे अंदाज़ा था तुम्हारे पिता की उम्र में अपनी बेटी को अपने बराबर उम्र के आदमी से प्यार करते देखना वास्तव में स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। उसका गला रुंध गया। मैं अपने पिता को दोष नहीं देती। मुझे बस दुख है कि मेरा अपना परिवार भी यह विश्वास नहीं कर सकता कि मैं सच में प्यार कर सकती हूँ। श्री प्रकाश कुछ देर सोचते रहे और फिर उठकर कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद वे एक पुरानी भूरी नोटबुक हाथ में लिए वापस आए। ये एक बचत खाते की पासबुक है जिसे मैंने अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद शुरू किया था। मैं हर महीने थोड़ा थोड़ा जमा करता था। इसका कुछ करने का इरादा नहीं था। मैंने सोचा था कि अगर मैं बुढ़ापे में अकेला रह गया तो मैं इसे वृद्धाश्रम में जाने के लिए इस्तेमाल करूंगा। अंजलि ने अपनी आंखें बड़ी करके उन्हें देखा। उन्होंने पासबुक उसे देते हुए कहा, लेकिन अब मेरे पास तुम हो। अगर तुम अभी भी जाना चाहती हो तो मैं तुम्हें यह सब दे दूंगा। यह घर भी बिक जाएगा। तुम कहीं और एक नई शुरुआत कर सकती हो। और आप, अंजलि का गला रुंध गया। वे मुस्कुराए। उनकी आंखें अजीब तरह से कोमल थीं। मैं यहीं रहूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि सच्चा प्यार मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर केवल मैं ही विश्वास करता हूं तो तुम्हें यहां रखने का क्या मतलब है? अंजलि चुप रही। उसने पासबुक को देखा, अपने सामने उस आदमी को देखा। वह आदमी जो उसे अपनी चुनी हुई जिंदगी जीने देने के लिए उसे जाने देने को तैयार था। वह रोया नहीं, उसने दोष नहीं दिया, उसने उसे रोका नहीं, लेकिन इसने उसके दिल को इतना दर्द दिया कि वह कस गया। मैं कहीं नहीं जा रही सर, मैं यहां रहूंगी। इस घर या उस पासबुक के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए। श्री प्रकाश चौंक गए। उनकी आंखों में पहली बार एक लालिमा दिखाई दी। अंजलि आगे बढ़ी और उनका हाथ पकड़ा। मैं अब और भागना नहीं चाहती। जो नहीं समझते उन्हें छोड़ दो। बस आप मुझ पर विश्वास करें और मैं भी विश्वास करती हूं कि यह प्यार सच्चा है। पहली बार श्री प्रकाश ने अपनी भावनाओं को नहीं छिपाया। उन्होंने उसे अपनी बाहों में भर लिया, उसे कसकर पकड़ लिया। उनके दिल में जो इतने सालों से ठंडा था, अचानक एक गर्म आग जल उठी। उस रात उन्होंने ज्यादा बात नहीं की, लेकिन चुप्पी में एक बात स्पष्ट थी। भले ही दुनिया मुंह मोड़ ले, फिर भी एक व्यक्ति था जो रुकने के लिए चुना गया था, और एक व्यक्ति था जिसने एक दूसरे का हाथ पकड़कर तूफान से गुजरने की हिम्मत की थी। उस रात के बाद अंजलि ने श्री प्रकाश के प्रति अभी बाद में गाथी नहीं है, अपनी भावनाओं को और नहीं छिपाया। हालांकि उन्होंने इसे सार्वजनिक नहीं किया था, लेकिन उनकी हर नज़र, हर हाव भाव में समझ और विश्वास भरा हुआ था। अंजलि होटल में काम पर लौट आई। श्री प्रकाश और भी शांत हो गए। वे कम दिखाई देते, बस दूर से चुपचाप देखते ताकि कर्मचारियों को गपशप करने का मौका न मिले। लेकिन जो होना था वह होकर रहा। एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति विनायक, जो होटल के महाप्रबंधक थे, श्री प्रकाश के साथ 15 साल से काम कर रहे थे और उनके दुर्लभ करीबी दोस्त भी थे, ने ध्यान देना शुरू करने दिया। एक बार
सुबह सुबह श्री प्रकाश के घर के पास से गुजरते हुए श्री विनायक ने अंजलि को दरवाजे से बाहर आते देखा। हाथ में कचरे का थैला, बिना मेकअप का चेहरा और बाल अभी अभी धोने के कारण गीले थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपनी भौहें सिकोड़ी और चुपचाप चले गए। अगले दिन एक आंतरिक बैठक में श्री विनायक ने सीधे पूछा, प्रकाश, क्या यह सच है कि तुम उस लड़की अंजलि में रुचि रखते हो? श्री प्रकाश कुछ सेकंड के लिए चुप रहे और फिर सिर हिलाया। यह सच है क्या तुमने? अच्छी तरह सोच लिया है, वह मेरी भतीजी की उम्र की है। बाहर के लोग इसे नहीं समझेंगे, वे केवल उंगली उठाएंगे और हंसेंगे। और सिर्फ वे ही नहीं, होटल के अंदर भी फिर से फुसफुसाहट शुरू हो गई है। श्री प्रकाश ने एक लंबी सांस ली। मैं सब समझता हूं, लेकिन मैं इस उम्र तक जी चुका हूं। मेरे पास अब दुनिया की बातों के लिए जीने का समय नहीं है। मैं अपनी अंतरात्मा के लिए जीता हूं, जो मुझे सही लगता है उसके लिए। श्री विनायक अभी भी चिंतित थे। और उस लड़की का क्या? वह सिर्फ 18 साल की है, उसकी पूरी जिंदगी बाकी है। क्या होगा अगर वह बाद में पछताए? और तुम्हारा क्या क्या, तुम एक और बार चोट सह पाओगे? इस सवाल ने श्री प्रकाश को रोक दिया। फिर वे फीकी हंसी हंसे। अगर वह बाद में पछताती है तो मैं सबसे पहले उसका हाथ छोड़ दूंगा, लेकिन इस पल में मैं उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता और मुझे अपने चुनाव पर विश्वास है। श्री विनायक ने अपने दोस्त को देखा। उनकी आंखों में चिंता और स्नेह दोनों थे, लेकिन उन्होंने और कुछ नहीं कहा। उस दोपहर अंजलि को श्री विनायक के कार्यालय में बुलाया गया। उन्होंने अपने सामने उस युवा लड़की को देखा, दुबली पतली, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। तुम जानती हो कि मैं श्री प्रकाश का पुराना दोस्त हूं, है ना जी? मैं जानती हूं। तो क्या तुम समझती हो कि अगर तुम दोनों के बीच की बातें और फैल गईं तो ये न केवल उन्हें बल्कि इस पूरे होटल को प्रभावित करेगा? अंजलि ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझती हूं, और मैं भी नहीं चाहती कि मेरे निजी मामले किसी को परेशान करें। तो क्या तुम पीछे हटने को तैयार हो? अंजलि ने अपने होंठ काटे, लेकिन उसकी आवाज़ अभी भी दृढ़ थी। मैंने इसके बारे में सोचा था, लेकिन फिर मुझे समझ आया, अगर मैं अब चली गई तो मैं एक ऐसे व्यक्ति को चोट पहुंचाऊंगी जिसने मेरे लिए बहुत कुछ सहा है। मैं प्रतिष्ठा के लिए नहीं जीती, मैं अपने दिल के लिए जीती हूं। श्री विनायक चुप हो गए। उन्होंने नहीं सोचा था कि इतनी युवा लड़की का दिल इतना बहादुर हो सकता है। ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन याद रखना, अगर प्यार काफ़ी मजबूत नहीं है तो वह खुद ही टूट जाएगा। धीरे धीरे कदम बढ़ाओ ताकि बाद में चाहे कुछ भी हो तुम्हें पछतावा न हो। अंजलि ने धीरे से सिर झुकाया। धन्यवाद अंकल। कमरे से बाहर निकलते हुए वह जानती थी कि आगे और भी छिपे हुए तूफान होंगे, लेकिन कम से कम अब एक व्यक्ति था जो अब विरोध नहीं कर रहा था। इन दिनों अंजलि को अपने शरीर में कुछ अलग महसूस हो रहा था। अचानक मतली थकान, नींद आना और चक्कर आना, इन सब ने उसे संदेह में डाल दिया। शुरू में उसने खुद को तसल्ली दी, शायद ये सिर्फ ज़्यादा काम करने या मौसम बदलने के कारण है, लेकिन जब उसके पीरियड्स लगभग 10 दिन लेट हो गए तो वह खुद को और धोखा नहीं दे सकी। उस रात काम के बाद अंजलि सड़क के कोने पर एक दवा की दुकान पर गई। चुपके से एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट खरीदी। उस छोटी सी चीज़ को अपने कांपते हुए हाथों में पकड़ा, उसे अपनी जैकेट की जेब में गहराई से डाला और श्री प्रकाश के घर की ओर लगभग दौड़ते हुए चली गई। जब वे अपने कमरे में आराम करने चले गए तब वह चुपके से बाथरूम में गई। उसका दिल उसकी छाती में जोर जोर से धड़क रहा था। उसके हाथ घबराहट से ठंडे थे। 3 मिनट का इंतजार एक सदी जैसा लगा। फिर दूसरी लाइन स्पष्ट रूप से लाल हो गई। अंजलि सन्न रह गई, जैसे पूरी दुनिया उलट गई हो। उसने सिंक का किनारा सकन आता जान ऊपर वॉस
पकड़ लिया और फर्श पर बैठ गई। उसका दिमाग खाली था, बस उसकी छाती में उसके दिल की तेज धड़कन सुनाई दे रही थी। गर्भवती, मैं गर्भवती हूं। उसने कभी इस परिदृश्य की कल्पना नहीं की थी। एक लड़की जो अभी 19 साल की भी नहीं हुई है, एक हाउसकीपर के रूप में काम कर रही है और अब लगभग 60 साल के एक आदमी से गर्भवती है। उस पूरी रात वह सो नहीं सकी। उसकी आंखें छत को घूरती रहीं। उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। अब क्या करना है? क्या बच्चे को रखना चाहिए? अगर रखा तो क्या दुनिया का सामना करने की हिम्मत होगी अगली सुबह? अंजलि चुपचाप जल्दी उठी और घर से निकल गई। वह काम पर नहीं गई और न ही कहीं दूर गई। वह एक छोटे निजी क्लिनिक में गई जहां कम लोग आते जाते थे अल्ट्रासाउंड और जांच के लिए। डॉक्टर ने पुष्टि की कि गर्भावस्था 5 सप्ताह से अधिक की है और भ्रूण के दिल की धड़कन शुरू हो गई है। जब उसने अल्ट्रासाउंड मशीन के स्पीकर से छोटी सी दिल की धड़कन सुनी तो अंजलि रो पड़ी। यह एक अजीब एहसास था। एक ही समय में भ्रमित, भावुक, डरी हुई, लेकिन छोड़ने को तैयार नहीं। शाम को वह श्री प्रकाश के घर के दरवाजे के सामने बहुत देर तक खड़ी रही। अंदर वे अभी भी बगीचे की सफाई, पौधों को पानी देने में व्यस्त थे। उनका चेहरा हमेशा की तरह शांत था, लेकिन आज उसका दिल उतना शांत नहीं था। सर, मुझे बात करनी है, उसने कहा। वे मुड़े और उसका पीला चेहरा देखकर चिंतित हो गए। तुम थकी हुई हो, अंदर जाकर आराम करो। नहीं, मुझे आपसे कुछ गंभीर बात करनी है। वे लिविंग रूम में एक दूसरे के सामने बैठे। अंजलि ने अपनी जेब से प्रेगनेंसी टेस्ट निकाला और उसे मेज पर रख दिया। उसकी आंखें लाल थीं, लेकिन वह नजरें नहीं चुरा रही थी। मैं गर्भवती हूं, यह आपका बच्चा है। श्री प्रकाश रुक गए। उनका पूरा शरीर कुछ सेकंड के लिए जम गया। उनका चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखें बड़ी हो गईं और फिर उनकी नज़र धीरे धीरे नीचे मेज पर रखी उस छोटी सी किट पर गई। क्या तुम पक्की हो? अंजलि ने आंसू भरी आंखों से सिर हिलाया। आज सुबह मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया। ये 5 सप्ताह से ज़्यादा का है। माहौल में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद श्री प्रकाश उठे और धीरे धीरे खिड़की के पास गए। उन्होंने बगीचे की ओर देखा जहां कुछ फूल अभी भी खिल रहे थे और समुद्र की हवा धीरे धीरे चल रही थी। सर, मैंने नहीं सोचा था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। अंजलि ने अपना सिर झुकाया। उसका गला रुध गया। अगर आप तैयार नहीं हैं तो मैं खुद संभाल सकती हूँ। मैं आपको दोष नहीं दूंगी। लेकिन वे मुड़े। उनकी आंखें लाल थीं। उनकी आवाज़ गहरी हो गई। क्या तुम सोचती हो कि मैं उस तरह का आदमी हूं? अगर यह तुम्हारा बच्चा है तो मैं सब कुछ करूंगा, लेकिन मुझे डर है कि तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। मुझे डर है कि दुनिया कहेगी कि तुमने पैसे के लिए 19 साल की उम्र में अविवाहित मां बनना स्वीकार कर लिया। अंजलि ने उन्हें देखा। उसके आंसू बह रहे थे। मुझे बस डर है कि आपको पछतावा होगा। श्री प्रकाश आगे बढ़े, धीरे से उसका हाथ पकड़ा और उसे अपनी छाती पर रखा। सुनो, मेरा दिल अभी भी तुम्हारे लिए धड़क रहा है और अगर यह बच्चा प्यार का परिणाम है तो भले ही पूरी दुनिया मुंह मोड़ ले, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अंजलि रो पड़ी। पहली बार वास्तव में उनकी बाहों में फूट फूट कर बाहर समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं, जैसे एक खामोश आशीर्वाद। एक छोटा सा जीवन अभी अभी आया था, अपने साथ कई तूफान लेकर, लेकिन यह एक प्रकाश की किरण भी थी जिसने 2 खोए हुए लोगों को एक बार फिर से हाथ पकड़कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। सिर्फ 1 हफ्ते के भीतर अंजलि के गर्भवती होने की खबर पूरे होटल में आग की तरह फैल गई। जो जल्दी जानते थे वे गपशप करते थे, जो देर से जानते थे वे फुसफुसाते थे, और निश्चित रूप से जिस नाम का सबसे ज़्यादा जिक्र किया गया वह कोई और नहीं बल्कि श्री प्रकाश थे। वह लड़की सिर्फ 18 साल की है
अभी अभी आई है और गर्भवती हो गई, और मैंने सुना है यह मालिक का बच्चा है। हे भगवान, वह उसके पिता की उम्र का है, पता नहीं उसे और क्या चाहिए। जहरीले शब्द हर जगह गूंजने लगे, कैफेटेरिया में, लिफ्ट में, और यहां तक कि स्टाफ के चेंजिंग रूम में भी हर कोई जानता था। लेकिन किसी ने भी सीधे कहने की हिम्मत नहीं की। वे केवल फुसफुसाते थे, लेकिन जानबूझकर इतनी जोर से बोलते थे कि अंजलि सुन सके। अंजलि ने शांत रहने की कोशिश की। वह अभी भी काम पर जाती, अभी भी विनम्रता से नमस्ते करती, अभी भी अपना काम ठीक से करती, लेकिन अंदर से वह महसूस करती थी जैसे उसे टुकड़ों में फाड़ा जा रहा हो। उसका शरीर बदलने लगा था। थकान, चक्कर आना, भूख न लगना, नींद न आना। लेकिन जो चीज उसे सबसे ज्यादा दर्द देती थी वह थी दूसरों की नजरें। वह जिज्ञासु, निंदात्मक नजर, जैसे कि वह एक अपराधी हो। श्री प्रकाश जानते थे कि हर अफवाह उनके कानों तक पहुंच रही है, लेकिन वे सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आ सकते थे, और न ही वे अकेले पूरे समूह का सामना कर सकते थे। एक सुबह जब वे प्रबंधन के साथ बैठक कर रहे थे, एक अनुभवी महिला कर्मचारी हीना ने अचानक सीधे कहा, मुझे खेद है, लेकिन अगर होटल सुश्री अंजलि को इस हालत में काम करने देता है तो मेहमानों के साथ प्रतिष्ठा बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। कौन उसे विदेशी मेहमानों के संपर्क में आने देगा जब उसका पेट बढ़ रहा है। बैठक कक्ष का माहौल तनावपूर्ण हो गया। श्री विनायक श्री प्रकाश के सबसे अच्छे दोस्त ने चिंता भरी नजरों से देखा। श्री प्रकाश कुछ देर चुप बैठे रहे और फिर धीरे धीरे उठे। सभी को स्पष्टवादिता के लिए धन्यवाद। मुझे पता है कि यह स्वीकार करना आसान नहीं है, लेकिन मैं पुष्टि करना चाहता हूं कि बच्चा मेरा है और मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा। सब चुप हो गए। मैं ये उम्मीद नहीं करता कि हर कोई समर्थन करेगा। मैं बस आप सभी से यह समझने की उम्मीद करता हूं कि मैं किसी को भी इस नुकसान में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं। अंजलि अगले हफ्ते से छुट्टी ले लेगी। अस्थायी रूप से हाउसकीपिंग स्टाफ के पद से हट जाएगी। उसके वेतन और भत्ते तब तक जारी रहेंगे जब तक वह जन्म के बाद कोई अंतिम निर्णय नहीं ले लेती। यह वाक्य बैठक के बीच में एक घंटी की तरह था। किसी ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। कुछ ने शर्म से सिर झुका लिया, कुछ ने चुपचाप उन्हें एक अलग नजर से देखा। उस दिन जब बैठक समाप्त हुई, श्री प्रकाश अपने कार्यालय में गए, दरवाजा बंद कर लिया और घंटों चुप बैठे रहे। कोई शिकायत नहीं, बस एक धीरे धीरे घूमती कुर्सी और बड़े कमरे के बीच एक घड़ी की टिक टिक। शाम को अंजलि घर के बरामदे में इंतजार कर रही थी। उसका चेहरा शांत था। जब उसने उन्हें आते देखा तो वह उठी पूछने ही वाली थी कि उन्होंने अपना हाथ आगे कर दिया। धीरे से, मैंने इसे संभाल लिया है, तुम कुछ दिन घर पर आराम करो। अंजलि ने उन्हें देखा, उसका गला रुध गया। मुझे खेद है कि मैंने आपको इतनी बदनामी सहने दी। श्री प्रकाश मुस्कुराए, एक फीकी लेकिन सच्ची मुस्कान। लोग कहते हैं कि मैं एक बूढ़ा हूं जो प्यार में पागल है। मुझे गुस्सा नहीं आता। मुझे बस इस बात पर गुस्सा आता है कि अब तक लोग ये नहीं समझते कि प्यार क्या होता है। अंजलि उनकी बाहों में कूद गई, उन्हें कसकर पकड़ लिया। जनमत का बवंडर सब कुछ बहा ले जा सकता है, लेकिन ये एक चीज को नहीं बहा सकता। वे अभी भी जीवन के कई तूफानों के बीच एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे। जून की एक दोपहर, सूरज तेज चमक रहा था। समुद्र की हवा होटल के गेट के सामने के पेड़ों से होकर बह रही थी। अंजलि अपने कमरे में आराम कर रही थी जब उसने दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज सुनी। उसने दरवाजा खोला और सन्न रह गई। उसके सामने उसके पिता श्री शंकर खड़े थे। वे बहुत दुबले हो गए थे। उनका चेहरा थका हुआ था और वे एक छड़ी के सहारे चल रहे थे। एक पड़ोसी जिसका नाम
तारा था उन्हें सहारा दे रही थी। जैसे ही उन्होंने अंजलि को देखा, श्री शंकर ने अपनी आंखें सिकोड़ी और कर्कश आवाज़ा में कहा, तो तुम्हें अभी भी दरवाज़ा खोलना याद है? अंजलि रुक गई, उसका गला रुंध गया। पिताजी, आप अंदर आ जाइए। उन्होंने निमंत्रण का इंतजार नहीं किया, खुद दरवाज़ा धकेल कर अंदर आ गए। जैसे ही वे कुर्सी पर बैठे, उन्होंने सीधे कहा, मैं अपनी आंखों से देखने आया हूं, ये देखने के लिए कि तुम्हें अभी भी शर्म है या नहीं। अंजलि ने अपना सिर झुका लिया, चुप रही। उसके पास रोने के लिए आंसू नहीं बचे थे। उसकी कहानी के बारे में दुनिया ने बहुत कुछ कहा था। उसने हर तरह की निंदा सहने के लिए खुद को तैयार कर लिया था, लेकिन जब उसके अपने पिता ने वे शब्द कहे तो उसका दिल जैसे टूट गया। श्री शंकर ने कमरे के चारों ओर देखा, करीने से रखी चीज़ों को देखा, छोटे से पूजा स्थल को देखा जहां अंजलि की मां की तस्वीर पर अगरबत्ती जल रही थी। उन्होंने अपनी आंखें सिकोड़ी। तो तुम सच में उसके साथ रहती हो? जी, उसने धीरे से जवाब दिया। तुम सच में गर्भवती हो? जी, यह उसका बच्चा है। जी। अंजलि के 3 जी धीरे धीरे लेकिन दृढ़ता से गूंजे। इसने श्री शंकर को चुप करा दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी छड़ी फर्श पर मारी और जोर से कहा, तुम बहुत मूर्ख हो बेटी। अगर तुम अपनी परवाह नहीं करोगी तो कौन करेगा? 18 साल की उम्र में तुमने अभी तक एक लड़की का जीवन भी पूरी तरह से नहीं जिया है और तुम एक बूढ़े आदमी के साथ मां बनने जा रही हो। अंजलि ने अपना सिर उठाया। पहली बार अपने पिता को बहुत देर तक देखा। पिताजी, जब मां ने आपसे शादी की थी तो आप भी एक गरीब विकलांग आदमी थे। किसी ने समर्थन नहीं किया, लेकिन मां ने फिर भी चुना क्योंकि उन्हें अपने दिल पर विश्वास था। अब मैं भी वही कर रही हूँ। मुझे पता है कि मेरा चुनाव मुश्किल है, लेकिन मैंने गलत चुनाव नहीं किया है। श्री शंकर का गला रुक गया। वे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनका हाथ छड़ी पर कस गया और कोई शब्द नहीं निकला। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, डॉक्टर ने कहा कि मेरे पास शायद कुछ ही महीने बचे हैं। मेरा लिवर अब और नहीं सह सकता। मैं यह तुम्हारी दया पाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं बस अपनी आंखें बंद करने से पहले एक बार अपने नाती नातिन का चेहरा देखना चाहता हूँ। अंजलि चौंक गई। उसका पूरा शरीर कांप गया। पिताजी, आपने पहले क्यों नहीं बताया? मेरी हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा कि तुमने उसके साथ रहने का फैसला किया है तो तुम घर को भी भूल गई होगी। लेकिन कल मैंने टीना चाची से सुना कि तुम अभी भी नियमित रूप से दवा और पैसे भेजती हो और किसी को मेरी देखभाल के लिए कहती हो। मुझे पता है कि तुम भूली नहीं हो। अंजलि रो पड़ी और अपने पिता को गले लगा लिया। श्री शंकर ने अभी भी अपनी आवाज़ा को सख्त रखने की कोशिश की, लेकिन उनके आंसू भी चुपचाप उसके कंधे पर गिर गए। उस दोपहर श्री प्रकाश घर आए और श्री शंकर को आंगन में बैठे देखा। उनकी आंखें दूर समुद्र को देख रही थीं। किसी ने कुछ नहीं कहा। दोनों आदमी लगभग 20 साल के अंतर के साथ, लेकिन दोनों के दिलों में एक बड़ा बोझ था। थोड़ी देर बाद श्री शंकर ने कहा, मैं इस रिश्ते का समर्थन नहीं करता, लेकिन अगर आप मेरी बेटी से प्यार करने की हिम्मत करते हैं तो उसे जीवन भर प्यार करना। श्री प्रकाश ने सिर हिलाया। उनकी आंखें लाल थीं। मैं कोई बड़ा वादा नहीं करता, लेकिन जब तक मैं सांस ले रहा हूं, मैं अंजलि और बच्चे को खुश रखने के लिए जीऊंगा। श्री शंकर ने एक लंबी सांस ली। ठीक है, मैं अपनी बेटी आपको सौंपता हूं, लेकिन अगर एक दिन आपने उसे रुलाया तो मैं मरने के बाद भी आपको माफ नहीं करूंगा। दोनों चुप थे, लेकिन उस पीली धूप में दिलों में कुछ नरम हो गया था, जिसे क्षमा कहते हैं, विश्वास कहते हैं। और पहली बार एक पिता अपनी बेटी को उसके चुने हुए सुख का पीछा करने के लिए हाथ छोड़ने पर सहमत हो गया। उस मुलाकात के बाद श्री शंकर और उनकी बेटी के बीच का रिश्ता नरम पड़ने लगा। हालांकि उनके दिल में अभी भी कई चिंताएं थीं, लेकिन वे पहले की तरह कठोर नहीं थे।
प्यार, चिंता और परिवार के बंधन ने उन्हें स्वीकार करना सीखने में मदद की। एक शाम जब गोवा के समुद्र तट पर सूर्यास्त हो रहा था, श्री शंकर श्री प्रकाश के साथ घर के बरामदे में चाय पी रहे थे। आसमान लाल रंग का था और समुद्र की लहरें किनारे से टकरा रही थीं जैसे गर्मी का एक कोमल गीत गा रही हों। श्री शंकर ने अचानक कहा, मुझे लगता है कि हमें तुम दोनों के लिए एक छोटी सी शादी का आयोजन करना चाहिए। कोई बड़ी धूमधाम की ज़रूरत नहीं है, बस कुछ लोग जो वास्तव में तुम दोनों से प्यार करते हैं, ताकि मेरा नाती नातिन जब पैदा हो तो उसे कोई बिना बाप का न कहे। श्री प्रकाश चौंक गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीरे धीरे सिर हिलाया। उनकी आवाज़ गहरी हो गई। मैंने कभी शादी का सपना देखने की हिम्मत नहीं की। बस हर दिन अंजलि के साथ रहना ही मेरे लिए काफ़ी है। लेकिन अगर उसके पिता ऐसा कहते हैं तो मैं सहमत हूँ। जब अंजलि ने अपने पिता को यह कहते सुना तो वह एक बच्चे की तरह रो पड़ी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जिस पिता ने कभी उसे छोड़ने की घोषणा की थी, वही आज शादी का प्रस्ताव देगा। उस समय उसकी आंखों में श्री शंकर सिर्फ एक पिता नहीं थे, बल्कि सबसे बड़ा सहारा थे। एक पुराना पेड़ जिसने उसके जीवन को एक बार फिर से आश्रय दिया था। शादी सादगी से आयोजित पर आद की गई, ठीक जैसी इच्छा थी। कोई बड़ा पंडाल नहीं, कोई महंगे शादी के फूल नहीं, कोई भव्य दुल्हन का जोड़ा नहीं, बस एक शांत समुद्र तट रेत के किनारे रखी। कुछ साधारण लकड़ी की मेजें, ऊपर हल्की पीली रोशनी की लड़ियां, कुछ करीबी दोस्त और चुपचाप ढलता सूरज। अंजलि ने एक साधारण सफेद पोशाक पहनी थी। उसके बाल खुले थे, हाथ में जंगली फूलों का एक गुच्छा था। श्री प्रकाश रेत के रास्ते के अंत में इंतजार कर रहे थे। एक हल्के ग्रे सूट में वे आकर्षक और गर्मजोशी से भरे लग रहे थे। जब अंजलि उनकी ओर बढ़ी, उसके कदम धीमे लेकिन दृढ़ थे। उनकी आंखें मिलीं जैसे वे हजारों बार मिल चुकी थीं, लेकिन इस बार यह गवाहों की नजरों में था। माता पिता, दोस्तों के विश्वास और मूक आशीर्वाद में वे लोग जिन्होंने कभी विरोध किया था, कभी संदेह किया था, लेकिन अंततः स्वीकार कर लिया था। शादी का संचालन श्री शंकर ने ही किया। जब उन्होंने अपनी बेटी का हाथ श्री प्रकाश को सौंपा तो उनका हाथ थोड़ा कांप रहा था, लेकिन उनकी आंखें एक अजीब तरह से चमक रही थीं। आज मैं अपनी बेटी आपको सौंप रहा हूं, एक कर्ज के रूप में नहीं, बल्कि एक उपहार के रूप में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अपने जीवन के अंतिम खजाने की तरह सहेज कर रखेंगे। श्री प्रकाश ने बहुत गहराई से सिर झुकाया। मैं आपका आभारी हूं। मैं इस जीवन में आपको कभी निराश नहीं करूंगा। तालियों की गड़गड़ाहट हुई। दूर समुद्र की लहरें भी रेत से धीरे धीरे टकरा रही थीं, जैसे बधाई दे रही हों। पीली रोशनी हवा में झूल रही थी। अंजलि के चेहरे पर चमक रही थी, जो खुशी के आंसुओं से भीगा हुआ था। कोई पालकी नहीं, कोई पटाखे नहीं, लेकिन ये उस लड़की के जीवन की सबसे खूबसूरत शादी थी, क्योंकि इसमें एक क्षमा थी, विश्वास था और इतना बड़ा प्यार था कि वह सब कुछ पार कर गया। और उस दिन से लोगों ने अंजलि को वह लड़की कहना बंद कर दिया जिसने गलती की थी। वे उसे श्री प्रकाश की पत्नी कहते थे, एक साधारण सा नाम, लेकिन यह बलिदान, दृढ़ता और बिना शर्त प्यार की एक लंबी यात्रा थी। समय अंजलि की सोच से कहीं ज्यादा तेजी से बीत गया। समुद्र तट पर उस छोटी सी शादी के बाद सब कुछ शांत हो गया। जनमत भी शांत होने लगा और होटल सामान्य रूप से चलता रहा। श्री प्रकाश ने पीछे हटकर मुख्य संचालन श्री विनायक को सौंप दिया। अंजलि ने पूरी तरह से काम छोड़ दिया। घर पर आराम करने और प्रसव का इंतजार करने में समय बिताया। उसका पेट हर दिन बड़ा होता गया। 8 महीने बीत गए और हालांकि वह थकी हुई थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक दुर्लभ शांति थी,
श्री प्रकाश अपनी पत्नी का हर खाने की चीज, हर नींद का ध्यान रखते थे। हर रात वे अपना हाथ उसके पेट पर रखते और बच्चे की लात सुनकर एक बच्चे की तरह मुस्कुराते। हमारा बच्चा इतना शरारती है, ये जरूर लड़का होगा, वे अक्सर मजाक करते थे। अंजलि हंस पड़ती। लड़का हो या लड़की, बस स्वस्थ होना चाहिए और आपके जैसे पिता के साथ वह जरूर अच्छा होगा। जीवन शांति से बीत रहा था, लेकिन फिर एक भारी बारिश की रात में एक आपदा आ गई। वह महीने का पहला दिन था और दोपहर से ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। बिजली कड़कने से समुद्र तट का पूरा इलाका एक भारी माहौल में डूब गया था। आधी रात को अंजलि को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ। यह दर्द सामान्य दर्द जैसा नहीं था। ऐसा लगा जैसे कोई अंदर से उसके पेट को कस रहा हो। सर, सर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, उसने छत पर बारिश की आवाज के बीच पुकारा। श्री प्रकाश चौंक कर उठे और अपनी पत्नी को गले लगाने के लिए दौड़े। अंजलि का पीला चेहरा और नीले होंठ देखकर वे घबरा गए। ये ठीक नहीं है, हमें तुम्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। लेकिन भारी बारिश, ऊंची लहरें और शहर के केंद्र की ओर जाने वाली सड़क पेड़ गिरने के कारण बंद थी। उन्होंने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई, लेकिन बताया गया कि कम से कम 30 मिनट इंतजार करना होगा। अंजलि का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। वह बिस्तर पर ऐंठ रही थी और तेजी से सांस ले रही थी। वह इंतजार नहीं कर सकती थी। श्री प्रकाश ने जल्दी से एक रेनकोट पहना, अपनी पत्नी को अपनी मोटरसाइकिल पर बिठाया, बारिश से बचाने के लिए एक तिरपाल से ढका और एक हाथ से स्टीयरिंग और दूसरे हाथ से अपनी दर्द से कराहती पत्नी को पीछे से पकड़कर चल पड़े। बारिश जैसे दोनों को निगल जाना चाहती थी। सड़क फिसलन भरी थी और तेज हवा चल रही थी, लेकिन वे नहीं रुके। केंद्र के पास एक चौराहे पर मोटरसाइकिल लड़खड़ाई और गिर गई, क्योंकि पिछला पहिया एक बड़े गड्ढे में चला गया। वे अपने हाथ पर गिरे, खून बह रहा था, लेकिन वे फिर भी उठे और अपनी पत्नी को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक अपनी पीठ पर लाद कर ले गए। रात की ड्यूटी पर मौजूद नर्स ने यह दृश्य देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। हे भगवान, आपने एम्बुलेंस क्यों नहीं बुलाई? कोई समय नहीं है, कृपया मेरी पत्नी, मेरे बच्चे को बचाइए। वे फुसफुसाए, ठंड, चिंता और थकावट से कांप रहे थे। उस रात की ड्यूटी एक आपातकालीन स्थिति बन गई। डॉक्टर समय पर पहुंचे और उन्होंने जल्दी से अंजलि को प्रसव कक्ष में पहुंचाया। श्री प्रकाश गलियारे के बाहर बैठे थे। उनका फटा हुआ हाथ पट्टी से बंधा हुआ था। उनकी आंखें प्रसव कक्ष के दरवाजे से नहीं हट रही थीं। लगभग 3 बजे सुबह एक बच्चे के रोने की आवाज गूंजी, जो खाली गलियारे में उस आदमी के दिल में गूंज रही थी जो अपनी छाती पकड़कर सांस ले रहा था। यह एक लड़की है, नर्स ने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा। माँ और बच्चा दोनों ठीक हैं। श्री प्रकाश के आंसू निकल आए। उनके पास खुश होने की ताकत नहीं थी, बस चुपचाप कुर्सी पर बैठ गए। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। एक छोटा सा जीवन एक बारिश की रात में जीवन के तूफान के बीच पैदा हुआ था। अंजलि को बाहर लाया गया। उसका चेहरा पीला था, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराने की कोशिश की। उन्हें देखकर उसने एक कमजोर आवाज में कहा, मुझे खेद है कि मैंने आपको डरा दिया। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने होठों पर रखकर धीरे से चूमा। मुझे खेद है कि मैं तुम्हें एक शांतिपूर्ण प्रसव नहीं दे सका, लेकिन तुम जानती हो वह बहुत जोर से रोती है। वह तुम्हारी तरह है, मजबूत, दृढ़ और बहादुर। बाहर अभी भी बारिश हो रही थी, लेकिन उनके दिल शांत थे। एक नया जीवन पैदा हुआ था, 2 लोगों के बिना शर्त प्यार के बीच, जिन्होंने सोचा था कि उनके पास शुरू करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन यह जीवन ही
उन सभी खूबसूरत चीज़ों का सार था जो उन्होंने एक साथ अनुभव किया था। बेटी के जन्म के 3 महीने बाद अंजलि और श्री प्रकाश का जीवन धीरे धीरे स्थिर हो गया। बच्ची का नाम देविका रखा गया, जैसे कि वह स्वर्ग का दिया हुआ एक उपहार हो। बच्ची की आंखें काली और गोल थीं, त्वचा दूध की तरह सफेद थी और विशेष रूप से उसे हर सुबह लहरों की आवाज सुनना बहुत पसंद था। अंजलि ने बच्चे को अपना दूध पिलाया। हर बार जब बच्ची रोती तो बस श्री प्रकाश उसे उठाकर उसकी पीठ पर धीरे धीरे थपथपाते और कुछ पुरानी लोक धुनें गाते और वह चुप हो जाती। शायद उसे आपकी आवाज पसंद है, वे अक्सर कहते थे। उनकी आंखें एक युवा दादा की तरह चमकती थीं। 60 साल से ज्यादा होने के बावजूद श्री प्रकाश अभी भी हर सुबह बच्चे को धूप में ले जाते, बगीचे में पौधों की देखभाल करते और एक डायरी लिखते थे। शब्द नीली स्याही से एक नोटबुक में लिखे गए थे। लिखावट तिरछी थी, कहीं कहीं कांपती हुई। मेरी बेटी के लिए, अगर एक दिन तुम बड़ी हो जाओ और सोचो कि तुम्हारे पिता दूसरे बच्चों के पिताओं से इतने बड़े क्यों हैं, तो ये नोटबुक पढ़ना। यहाँ मैंने न केवल तुम्हारी माँ की प्रेम कहानी बताई है, एक 18 साल की दृढ़ लड़की की, बल्कि अपने दिल की यात्रा भी बताई है। एक आदमी जिसने सोचा था कि वह फिर कभी प्यार नहीं कर पाएगा, फिर कभी उम्मीद करने की हिम्मत नहीं करेगा, जब तक कि तुम्हारी माँ नहीं आई। अंजलि ने गलती से उस नोटबुक को एक दोपहर कपड़े तह करते समय खोज लिया। वह जहां तक पढ़ती उसके आंसू बहते जाते। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह शांत आदमी इतना भावुक हो सकता है। उन्होंने उन कठिनाइयों के बारे में ज्यादा बात नहीं की जो उसने सही थी, जनमत के बारे में शिकायत नहीं की और न ही अतीत के दर्द का जिक्र किया। उन्होंने बस एक पिता की तरह अपनी बेटी को एक पत्र लिखा जिसमें सारा प्यार और कृतज्ञता थी। आपने यह कब से लिखना शुरू किया? जिस दिन से वह तुम्हारे पेट में लात मारने लगी, वह से मैं चाहता हूं कि जब मैं नहीं रहूं तो भी वह जाने कि उसके पिता उसकी मां से कितना प्यार करते थे। अंजलि ने उन्हें कसकर गले लगा लिया। वह और कुछ नहीं कह सकी। उनका प्यार शोरगुल वाला तीव्र नहीं था, बल्कि यहाँ की समुद्री लहरों की तरह ही टिकाऊ शांत था। इसने उसे बड़ा किया और अब उसकी बेटी की रक्षा कर रहा है। 3 साल बाद समुद्र तट के किनारे का छोटा सा होटल कई पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय स्थान बन गया। न केवल दृश्यों के कारण, बल्कि वहाँ की सच्ची प्रेम कहानी के कारण लोग एक दूसरे को बताते थे कि यहाँ के मालिक ने एक बार एक लड़की से शादी की थी जो उनसे लगभग 40 साल छोटी थी और वे अजीब तरह से खुशी से रहते थे। लोग अब गपशप नहीं करते थे, न ही ताना मारते थे, क्योंकि उन्होंने सालों से देखा था एक सच्चा परिवार जहाँ एक युवा पत्नी अपने पति और बच्चे की देखभाल करती थी, जहाँ एक बूढ़ा पिता अपने बच्चे को धूप में ले जाता, खिचड़ी खिलाता और डायपर बदलता था एक छोटे बच्चे की तरह खुशी के साथ। किसी ने श्री प्रकाश से पूछा, क्या आपको डर नहीं लगता? इतनी छोटी लड़की से प्यार करते हुए क्या आपको कभी लगा कि आप बहुत अलग हैं? वे बस मुस्कुराए। उनकी आंखें सौम्य थीं। दिल बूढ़ा है, लेकिन कभी पुराना नहीं होता जब तक वह प्यार करना जानता है। अंजलि चुपचाप उनके पास बैठी उन्हें देख रही थी। वह जानती थी कि उसे किसी महल की जरूरत नहीं है, किसी कसम की जरूरत नहीं है। बस एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो तूफान के बीच उसका हाथ पकड़ने की हिम्मत करे और हर दिन अपना वादा निभाए। एक शांतिपूर्ण जीवन के लिए यही काफी है। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो विपरीत लगते हैं, लेकिन वे ऐसी परिस्थितियों में खिलते हैं जिनकी कोई उम्मीद नहीं करता। अंजलि और श्री प्रकाश की कहानी सिर्फ एक 18 साल की लड़की
और 60 साल से ज़्यादा के एक आदमी का प्यार नहीं है, बल्कि दो आत्माओं की एक बहादुर यात्रा भी है, जो सभी पूर्वाग्रहों को पार करके एक दूसरे को पाते हैं और एक साथ एक सच्चा परिवार बनाते हैं। एक युवा लड़की से जिसे एक गलती माना जाता था, अंजलि ने बहादुरी से जनमत और यहाँ तक कि अपने परिवार का भी सामना किया ताकि वह अपने प्यार और अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की रक्षा कर सके। एक आदमी से जो एक बार टूट चुका था, जिसका दिल इतने नुकसान के बाद ठंडा पड़ गया था, श्री प्रकाश ने फिर से प्यार करना, त्याग करना और एक बार फिर से पति और पिता बनना सीखा, पूरी उदारता और ईमानदारी के साथ। कहानी हमें दिखाती है कि सच्चा प्यार उम्र, पद या दुनिया की नज़रों से नहीं मापा जाता। ये ईमानदारी से, हर दिन के छोटे छोटे कामों से और हमें एक साथ तूफानों का सामना कैसे करते हैं, इससे मापा जाता है। और यह कि एक साथ मीठी पी 20 टर प्यार कर। कभी कभी जो व्यक्ति हमें सबसे ज़्यादा खुश करता है, वह वही होता है जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा भी नहीं होता। एक ऐसे समाज में जहां अभी भी कई कठोर नियम और मानक हैं, अंजलि और श्री प्रकाश का प्यार इस बात का प्रमाण है कि अच्छे लोगों को अच्छे लोग मिलेंगे। जो त्याग करना जानते हैं, उन्हें उचित प्रतिफल मिलेगा। और जो लोग केवल दूसरों की आलोचना और उपहास करने के लिए जीते हैं, वे ही जीवन में खोए हुए हैं। इस कहानी से सबसे बड़ी सीख ये है कि खुशी दुनिया को खुश करने में नहीं है, बल्कि अपने दिल की सुनने और उन लोगों को न छोड़ने में है जो वास्तव में हमारे लिए हैं। आप हमें कहाँ से देख रहे हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमेशा खुश और सुरक्षित रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है, तो हम सब के साथ ज़रूर साझा करें।